मैं समझता हूँ कि चीन कभी हम पे हमला नहीं करेगा। चाइना विल नेवर अटैक अस। चाइना एक वेल टू डू कंट्री है इस समय, इंडिया एक गरीब देश है। अगर वो हम पे अटैक करके हमारे किसी पोर्शन को भी टेक ओवर करेगा तो गरीबों को लेगा। और हम इस डर को दिखाते हुए कि चाइना अटैक कर देगा, इतने स्क्वाड्रन लगाओ, इतनी बटालियन लगाओ, इतने रेजिमेंट्स लगाओ, सिंपली वेस्टिंग मनी। आई गारंटी यू रिमूव पूरा का पूरा मिलिट्री फ्रॉम चाइना बॉर्डर, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर, वहां का इशू अलग है। चाइना बॉर्डर जितना भी है, LAC जितना है ना, आप हटा लीजिए, कुछ नहीं करेगा। वो जितना करना चाहता है वो वैसे भी करता है, जितना कर चुका है वो ऑलरेडी कर चुका है। इससे ज्यादा उसे इंटरेस्ट नहीं है। वो एक गरीब देश को लेके लायबिलिटी नहीं बढ़ाएगा। और अगर उसे हमें मारना ही होगा तो वो हथियारों की जगह इकोनॉमी पे मार रहा है, वो मार रहा है। टुडे इंडिया इज मोर देन 50% डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर ओन सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। मुझे तो हंसी आती थी जब यही बीजेपी के, हम जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, लगे पड़े थे बैन चाइना। कभी मूड चढ़ जाता है दिवाली की लाइट बैन चाइना, कभी मूड चढ़ जाता है ये बैन चाइना। मुझे लगता है कभी अगर चाइना ने एक बार ये कह दिया बैन इंडिया तो क्या होगा, भूखे मर जाएंगे ये लोग। हाफ ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन चाइना, हाफ, 51% प्लस। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें जाके देखा है कि लेबर एक्सचेंजेस वाइफ्स आफ्टर 3 months। क्या? उदाहरण के तौर पे ए पर्सन अपनी बीवी के साथ रहता है, लेबर है, लेबर कॉलोनी में, और वहाँ पे 300 लेबर रहते हैं। 3-4 महीने के बाद उसकी वाइफ बदल जाएगी और ये किसी और की वाइफ होगी उसी लेबर कॉलोनी में। दे परचेज वाइफ्स। हमारा आम इंसान आम जनजीवन में तू तड़ाक करता है, गाली गलौज करता है, सड़क पे थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो भीड़ इकट्ठी होकर के देखती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं लड़ाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है, कुछ हो रहा है, क्योंकि हाथ में कैमरा आ गया है तो वीडियो बना रहे हैं, बचा नहीं रहे। यही पहले भी होता था। यानी हम तमाशा देखने वाली जनता है, हम तमाशबीन लोग हैं। तमाशबीनों को क्या पसंद है ये मीडिया वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। यानी जो न्यूज मीडिया है वो आपको समाचार तो देता है अपने मन से बना करके, लेकिन साथ में हर वो इंग्रेडिएंट डालता है बिरयानी में कि और लजीज बने। हर हफ्ते कोई नई चीज, हर हफ्ते कोई नई बात। इतने तर्कश में तीर तो मोदी जी के पास भी नहीं है। तो उन्होंने जो अपने हरकारे छोड़ रखे हैं मीडिया वाले कि भाई जब मेरे पास कोई तीर ना हो तो तुम लोग कुछ ना कुछ करना। अब इसकी आदत पड़ गई है। इस आदत में पूरा मीडिया हाउस हर प्रकार का एंजॉय करता है पैनिक को। दे सेल पैनिक। उस पैनिक क्रिएट करने से उनकी सेल्स होती है, उनकी रेवेन्यू बढ़ती है और मोदी जी का काम हो जाता है। जिस तरीके की बेहुदा न्यूज ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चलाई गई हैं मीडिया हाउसेस द्वारा, अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ाना चाहिए हमारे देश में, जिन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों को परेशान कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा बिकॉज देयर इज अ चेन ऑफ कमांड, इट कम्स फ्रॉम द टॉप। बेरोजगारी इतनी है, लोगों के पास काम नहीं है, तो सरकार चाहेगी उलझे रहो। जैसा आपने कहा कि आटा और डाटा दोनों फ्री लगभग, वो इसीलिए कोशिश की जाती है सो दैट यू कीप योरसेल्फ बिजी, डोंट क्वेश्चन अस। सरकार से सवाल नहीं पूछना। दिल्ली में मंत्री जी कहते हैं कि इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई लेकिन पानी नहीं भरा, और दूसरे दिन सब भरा पानी चारों तरफ वीडियो आता है, तो वहाँ कभी कभी डाटा उल्टा पड़ जाता है। लेकिन ओवरऑल फ्री आटा फ्री डाटा जो आपने कहा, इससे आम जनता उलझी रहेगी। जो बेरोजगार है वो पहले इधर उधर घूमते थे। मैंने वो समय देखा है जब लोग पापा के अपने जाते थे पास और कहते थे 10 रुपए दे दो, चाय पीने जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, वो जाके कहीं स्मोक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो पापा से पैसे कम मांगते हैं क्योंकि सारा टाइम बैठ करके रील देख रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें कुछ समझ नहीं आता, रील से कुछ मिलता नहीं है, ना कोई फायदा होता है। लेकिन एक ये मनोवैज्ञानिक तरीका है गवर्नमेंट का आपको उलझाए रखने का। हम लोग, ये वीडियो देखने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। ये वीडियो देखने वाला इस वीडियो को देखने के बाद स्क्रॉल डाउन करके शायद बिना लाइक दबाए चला जाएगा क्योंकि मैंने उसको कहा तुम रिस्पॉन्सिबल हो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके जहन में ये बात आनी चाहिए, महाराष्ट्र सेज आई अर्न सो मच, व्हाई शुड आई गिव इट टू बिहार? मैं क्यों शेयर करूं? मैं अपना डेवलपमेंट करूं। तमिलनाडु या कर्नाटक कहता है कि मैं अपना इतना कमाता हूं, मैं क्यों यूपी से शेयर करूं? मैं क्यों महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से शेयर करूं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक पूल बनाती है, उसके कॉर्ड्रॉन में इतने सिक्के हैं, सबको बांट रही है। इनफैक्ट जो कमा के दे रहे हैं उनको कम बांट रही है। पुअर स्टेट्स में कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से बीजेपी ने अपनी सरकारें बना रखी हैं राज्य में, उधर वो ज्यादा पैसा दे रही है विकास के लिए, नहीं किकबैक के लिए। मोदी जी और उनके लोग इस देश को देश रहने दें 5-10 साल, तब तो 100 साल आगे की बात भी की जाए। I don't know whether this country will survive for next 100 years or not as a country। जिस तरह से ये लोग इस देश को चला रहे हैं, मुझे तो डर लगता है। तो जिस दिन मीडिया के मालिक ये तय कर लेंगे कि आज से हमें मोदी साहब के खिलाफ कैंपेन चलानी है, उनको हटाना है और झाड़ पोछ करके जो भी विपक्ष में अवेलेबल चेहरे हैं उन्हीं में से किसी को चमका करके बताना है कि ये ज्यादा काबिल हो गया है या ये ज्यादा अच्छा है देश के लिए, वो कर लेंगे। सबका नंबर आएगा, समय है, बदलता है। इतना मैं जानता हूँ कि जैसे ही सरकार केंद्र की बदलेगी, ये मीडिया वही करता पाया जाएगा जो आज कर रहा है, बस मोदी की जगह कोई और।
और ये जितने अमीर लोग हैं या वेल टू डू लोग हैं जो आज मोदी भक्ति करनी पड़ रही है जिनको, सिर्फ इसलिए कि भाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो कल को सरकार बदलते ही उनके हो जाएंगे। तो ये बदलाव देखने को मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, याद रखिए, भैंस वही होती है, लाठी बदलती है। निशान साहब, हम आपको रुक करके सुनते हैं, जब भी कभी टीवी पर आप नज़र आते हैं तो आपकी बात सुनते हैं। आप बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं और अब जिस तरह का माहौल हमारे टीवी चैनल्स की न्यूज़ डिबेट में हो गया, उसमें तुर्की ब तुर्की एक दूसरे से झगड़ा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। वहाँ पर आप जिस तरह अपनी बात रखते हैं और जितना कुछ आप प्रिपरेशन करके आते हैं, तो लगता है कि आपको किसी पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए था, वो बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता था। तो एक तो हमें बताइएगा कि ऐसा क्यों नहीं है कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं हैं? और दूसरी बात ये है कि जो डिजिटल मीडिया है उसमें भारत ने एक अलग तरह की उड़ान भरी है। डिजिटल मीडिया में ख़ासकर शॉर्ट्स में, रील्स में, जो हमारे छोटे शहरों से, गाँव से और इंटीरियर से जिस तरह की चीज़ें अब कंटेंट क्रिएशंस हो रहे हैं, आ रहा है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हम जिन भारतीय लोगों को सीधा, सिंपल, भोला और शर्मीला समझते थे, रील्स पर तो कुछ और ही धमाल किया उन्होंने। तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पर आपसे बात करना चाहते हैं। रील्स पर भी आप कमेंट करते हैं और हम जानते हैं आप बहुत संजीदगी से और कटाक्ष के साथ कहते हैं। तो सबसे पहले ये कि हमारा जो मीडिया है, और अभी-अभी हमने देखा पाकिस्तान वाले मामले में जो रात भर मीडिया ने हमारा ब्लड प्रेशर चढ़ाया, वो किस तरह देखते हैं मीडिया को? सबसे पहले बहुत शुक्रिया किंतु परंतु का आपका। जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग मुझे सुनते हैं और रुक रुक के सुनते हैं, बहुत धन्यवाद। कोशिश करता हूँ मैं हमेशा कि टीवी मीडिया या सोशल मीडिया पे बात रखी जाए, ना कि लड़ाई झगड़ा दिखाया जाए। कोशिश ये रहती है कि लोगों तक सही बात पहुँचे, ना कि आवाज़ दबा दी जाए और असलियत से लोगों को दूर रखा जाए। हमने कोशिश की है कि जनता को, लोगों को हर वो बात पता चले, हर वो टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिले जिसे हम सोचते हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति बताएगा। लेकिन पिछले कई वर्षों से नेता और उनके प्रवक्ताओं ने असलियत छुपाना और गोल घूम के बातों को बनाना, इस पे आकर के टीवी डिबेट्स को छोड़ दिया है। कंपल्शंस है, चाहे विपक्ष के नेता हों पहले के या अब के, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हों पहले के या अब के, उनकी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूँ। मैं टेलीविज़न की दुनिया में कम से कम 15 साल तो बिता ही चुका हूँ। इन 15 वर्षों में आपने जो बेहतरीन सवाल किया कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं, क्योंकि मैं अपनी लिमिटेशंस सेट नहीं करना चाहता। इसका ये मतलब नहीं है कि ऊल जलूल बातें की जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहीं आके असलियत से रुक जाया जाए। हकीकत में इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वही पूरी बात बोल पाते हैं। तो आपके सवाल का जवाब पहला तो यही है कि मैंने किसी भी पार्टी से अभी तक इन 15 वर्षों में अनेकों बार जो ऑफर्स आए उन्हें मना किया। दूसरी बात, मीडिया और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। देखिए, मीडिया कई प्रकार का होता है। फिल्म जगत है, प्रिंट मीडिया है, रेडियो मीडिया है, टीवी मीडिया है एंड सो ऑन। जब तक इंटरनेट की क्रांति भारत में नहीं पहुंची थी, हम लोग टीवी मीडिया और रेडियो मीडिया तक सीमित थे। मुझे याद है जब हम स्कूल वगैरह में थे तो लोग बीबीसी सुना करते थे या रेडियो सुना करते थे। उसके बाद टीवी आई, यानी जानकारी पहुंचाना लोगों तक, चाहे वो मनोरंजन की जानकारी हो, चाहे समाचार हो या अन्यथा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिस इज़ अ
दिस इज अ रिक्वायरमेंट विद इन एनी सिविलाइजेशन टू कम्युनिकेट। तो हमारे देश में जब तक रेडियो मीडिया और टीवी मीडिया था, तो खास करके टीवी मीडिया जब तक लिमिटेड था सरकारी या एक आध प्राइवेट चैनल्स तक, तब तक लोगों तक जानकारी पहुंचती थी। फिर आए प्राइवेट मीडिया के, बारिश हो गई यहाँ पे, इतनी कंपनियां आ गई टीवी मीडिया में, आज रेडियो मीडिया में भी कई कंपनियां हैं। तो इन लोगों ने मनोरंजन ज़्यादा बेचना शुरू किया। आफ्टर ऑल वो भी एक बिजनेस है। मनोरंजन जहाँ तक मैं समझता हूँ आज भी सोप ओपेरा जिसको कहते हैं, ड्रामा वगैरह, ये ज़्यादा चलता है टीवी पे। न्यूज़ मीडिया की जो टीआरपी है वो बहुत कम है, पहुँच बहुत कम है। लेकिन जो टीवी मीडिया में न्यूज़ या डिबेट्स या अन्य प्रकार के समाचार आजकल दिखाए जा रहे हैं पिछले 15-16 सालों से, उसमें मनोरंजन ज़्यादा हो गया है। अटेंशन और आईबॉल्स के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी है। आप न्यूज़ भी देखिए, जहाँ सहूलत से आराम से किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही होगी गंभीर, लोग भी अब उनका टेस्ट हो गया है कि वो आगे बढ़ के वहाँ पहुँचना चाहेंगे जहाँ कुछ उठा-पटक हो रही हो, जहाँ शोर हो रहा हो, जहाँ लांछन लगाए जा रहे हों, जहाँ तू तड़ाक हो रही हो। ये वाला जो हमारा भी टेस्ट बदला है, और अटेंशन इकोनॉमी का जो मैंने आपसे कहा कि ग्रैब करने के लिए, तो उसमें अब किसी भी तरह की सहनशीलता की, सहजता की, शालीनता की गुंजाइश दिखती है आपको? मैं न्यूज़ मीडिया और ये डिबेट कल्चर की ही बात कर रही हूँ। जो सोप ओपेरा में हो रहा है वो तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ के नाम पर जो हो रहा है वो कंज्यूम कर रहे हैं, और उससे बहुत हताशा होती है। देखिए, दिस रिलेट्स टू समवेयर लाइक द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि हमें एंड यूजर तक पहुंचना होता है। आज मीडिया किसी भी प्रकार का हो, वो अपने एंड यूजर को सर्व कर रहा है। आज फिल्में आप देखें, आर्ट फिल्म्स बनती हैं, कोई देखने ही नहीं चाहता, या प्ले होते हैं मंच पे, कोई देखने नहीं चाहता, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग देखने जाते हैं। यहाँ आपके दिल्ली में कामायनी ऑडिटोरियम वगैरह है, वहाँ पे प्लेज होते हैं या कुछ अच्छे प्रकार के क्लासिकल डांसेस होते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, कौन जाता है? कोई नहीं। अभी आप ऋतिक रोशन का प्रोग्राम जेएल नेहरू स्टेडियम में करा दो, लाख लोग आ जाएंगे। यानी कंज्यूमरिज्म जो है वो मीडिया को ड्राइव करता है। और कंज्यूमरिज्म, जैसा आपने कहा कि आज के डिबेट्स हों या न्यूज़ हों, अब इसमें जैसे आपने कहा तू तड़ाक हो रहा है, झगड़ा फसाद हो रहा है, ये आम इंसान को रिलेट करता है। एक समय था जब टीवी या न्यूज़ मीडिया, प्रिंट का हो या रेडियो, ये आम इंसान नहीं सुनता था। याद करें वो बहुत पुराना समय जब देश में साक्षरता कहीं नामो निशान नहीं था, खास बहुत कम लोग साक्षर थे, तब गांव में भी पेड़ के नीचे बैठ करके एक आदमी पूरा पूरा दिन अखबार पढ़ता था और लोगों को सुनाता था। वो खुद नहीं अकेला पढ़ता था, वो सामने 10 लोगों को पढ़ के सुनाएगा, जिसमें लोग आते थे जाते थे, पर वो वहां बैठा पूरा न्यूज़पेपर सुनाता था, ओरेट करता था। अब यही चीज आज आप देख रहे हैं। उसमें भी उस समय जब वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था, तो जिसे जो बात अच्छी लगती थी या इंटरेस्ट होता था, उसे वो बैठ के सुनता था, फिर वो उठ के चला जाता था। अब आज उसी चीज को अगर आप लीड करके आज तक लेके आएंगे इस समय, तो इसमें भी अगेन आपके कंज्यूमर को क्या सर्व कर रहे हैं। मैंने सोप ओपेरा या ड्रामा या फिल्म के जो अपने जो माफ कीजिए जो टेलीविजन के जो ड्रामाज होते हैं, सास भी और फलाना भी और व्हाट नॉट, वो लोग ज्यादा देखते हैं। अब इसे कैचअप करने के लिए एक मार्केटिंग स्किल होता है। अगर देश में कोलगेट ज्यादा बिक रहा था, तो प्रॉमिस बनाने वाले ने उसी की टेक्निक यूज करी। देश में अगर बाटा का जूता ज्यादा बिक रहा था, तो उसके बाद आने वाली कंपनियों ने टेक्निक तो उसी की इस्तेमाल करी। तो अगर देश में शुरू से सबसे ज्यादा बिकने वाला जो टीवी सीरियल था, रामायण, महाभारत, और भी बड़े पुराने अच्छे अच्छे रहे, तो ऐसे टाइप के जो सीरियल्स थे वो आम इंसान को ही रिलेट करते थे। यानी जब न्यूज़ मीडिया की हम बात करेंगे तो वो भी आम इंसान को रिलेट करनी चाहिए। हमारा आम इंसान आम जनजीवन में तू तड़ाक करता है, गाली गलौज करता है, सड़क पे थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो भीड़ इकट्ठी होकर के देखती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं लड़ाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है, कुछ हो रहा है, आज भी लोग, क्योंकि हाथ में कैमरा आ गया है, तो वीडियो बना रहे हैं,
बचा नहीं रहे। यही पहले भी होता था। यानी हम तमाशा देखने वाली जनता है, हम तमाशबीन लोग हैं। तमाशबीनों को क्या पसंद है ये मीडिया वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। यानी जो न्यूज़ मीडिया है वो आपको समाचार तो देता है अपने मन से बना करके, लेकिन साथ में हर वो इंग्रेडिएंट डालता है बिरयानी में कि और लजीज बने। बड़े दार्शनिकों ने कहा कि गिव देम ब्रेड एंड गिव देम सर्कस एंड दे विल बी ग्लूड टू इट। यस, अब सवाल यही है कि एक डेवलपमेंट जिसे हम कहेंगे, विकास क्या हुआ मानवता का, क्या हम अपने मुद्दों को आर्टिकुलेट करने के लिए भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं? क्या हमारे पास ऐसा समाज का कोई दिशा नहीं है जहाँ पर बात हो, जहाँ पर आराम से हम लोग मुद्दों को डिस्कस करें? पूरा वेस्ट, यूरोप, इन सब लोगों ने बैठ के मंत्रणाएं करके अपने समाजों को बेहतर बनाया है। एक सोशल चर्निंग हुई है। हमारे यहाँ सोशल चर्निंग नहीं है, गाली गलौज है, मारपीट है, सर्कस है, यही सब है। तो अभी आप देखिए सड़कों पर, जो आपने सही कहा, अब तो कैमरा इतना आ गया है कि एक ही जो घटना है उसको कई एंगल से रील में वो हम देख रहे होते हैं, एक एंगल से नहीं देख रहे होते हैं, क्योंकि जितने कैमरे हैं उतनी रीलें हैं। ऐसे में हम लोग क्या करें? कैसे इस समाज को में किसी भी तरह की शालीनता लाने की या विचार पैदा करने की कोशिश करें? क्योंकि विचारहीन समाज जिस तरह का है, भेड़ बकरियों की तरह, किसी ने कह दिया वो तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, किसी ने कह दिया वो मंगलसूत्र ले जाएंगे। हम इन्हीं तरह की चीज़ों से घिर गए हैं। मैं किस्मत वाला हूँ कि जो शुरुआती इंटरनेट का दौर था या कंप्यूटराइजेशन का दौर था आम जनता के लिए भारत में, उसका मैं भाग रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। मुझे याद है कि 1988 में जब मैं 11वीं कक्षा में आया तो मेरे पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट स्कूल में था, और उसके बाद मैं उस फील्ड में काफ़ी अपना समय बिताया भी है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि आज की सिचुएशन पे अगर किसी भी नेता ने अगर कहीं भी आकर के सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की बात की तो वो 2011 से लेकर 2013 के बीच में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने की थी। उन्हें दिख रहा था कि ये अब एक विकराल रूप ले रहा है, एन अनगाइडेड मिसाइल की तरह चल रहा है, और इतना ज़्यादा असर पड़ रहा था गलत मीडिया की रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया का बिल्कुल अपने सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस तोड़ के, ऐसे भी थे नहीं कुछ, कि आपको 2012 का असम एथनिक क्लींजिंग हो, ये सब सोशल मीडिया की वजह से शुरू हुआ था। तो उस पर नियंत्रण लाने की कोशिश तो की जा रही थी, पॉलिसीज बनाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन हमारे देश में समाज अकेला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। आपने वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की, वेस्टर्न वर्ल्ड में जिन किसी देशों की बात करेंगे वहाँ जनसंख्या कम है, तो इट इज़ ईजी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन टू देम, या अदरवाइज ऑल्सो। हमारे यहाँ भी जो मैसेज जनता में गवर्नमेंट्स डालना चाहती हैं या पॉलिटिकल क्लास देना चाहता है, रूलिंग एलीट देना चाहता है, वो दे देता है और वो उसको कॉमन सेंस बना देता है। आपने देखा कुंभ को किस तरह बेचा गया, उसमें मौतें हो रही थी, उसमें दिक्कतें थी, उसमें असुविधाएं थी, उन सब को परे रखते जिस तरह से, देखिए कुंभ तो हमेशा ही होता था, लेकिन इस बार नेताओं ने अपनी मार्केटिंग की कुंभ के लिए। कुंभ का प्रचार की सबको पता है, जो श्रद्धालु हैं उनको पता है कुंभ होता है और हो रहा है, लेकिन उस कुंभ के प्रचार में अपनी तस्वीर चलाने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए ये किया गया। तो ये मैसेजिंग जहाँ पर वो चाहते हैं, वो जब चाहते हैं वो हो जाती है। अमित शाह साहब ने कहा कि हम कोई झूठ भी चाहेंगे तो उसको आम बना देंगे और उसको पर यकीन किया जाएगा। ये अमित शाह के मुंह से जो निकला है ये बेसिकली एक बीजेपी की 2013 ऑनवर्ड्स की पॉलिसी है। देखिए, ये सब राजनेता लोग हैं। 2013 में 12 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे गुजरात के, और अमित शाह होम मिनिस्टर होते थे। उस समय केंद्र में यूपीए 2 यानी कि कांग्रेस और साथी दलों की सरकार थी। जैसा मैंने कहा कि उस समय मनमोहन सिंह जी कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस ईविल को नियंत्रित करने की कुछ पॉलिसीज बनाई जाए, तो उनका जो विपक्ष था उस समय वो बीजेपी था। यानी गवर्नमेंट जब कुछ सोचती है कि कैसे
एक चीज को किया जाए तो तुरंत उसका ऑपोजिशन जो होता है वो उसकी काट ढूंढता है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। मोदी जी ने और बीजेपी ने जब देखा कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल दिस मीडिया, तो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन होने के नाते उन्हें यह पता चला कि दिस मीडिया एंड सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड टूल, तभी तो नियंत्रित किया जा रहा है। घोड़े की लगाम क्यों होती है? घोड़ा पागल नहीं होता, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है जब तो लगाम खींची जाती है, यानी उसमें क्षमता है। इस क्षमता को बीजेपी ने माप लिया और भांपते ही उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया इन द कंट्री फॉर देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। अभी प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड्स दिए डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स को, और उन्होंने पहला साल था ये अवार्ड घोषित हुए, और उन्होंने उन सभी लोगों को जिन्होंने उनको या उनकी पार्टी के या उनकी विचारधारा के प्लेटफॉर्म जो थे उन सबको अवार्ड दिया है। भारत की सरकार अगर कहीं इस तरह के आयोजन में शामिल हो और सीधे अवार्ड दे तो उसका एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होनी चाहिए। किन आधार पे चुना गया, क्यों चुना गया। सिर्फ इस बात पर नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स किसके ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ व्यूज़ किसके ज़्यादा हैं, उसमें उसकी गुणवत्ता, उसमें वो क्या परोस रहे हैं समाज को, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ अपने जो समर्थक डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनको अवार्ड दिया गया, उन लोगों को नहीं दिया गया जिन्होंने सरकार को और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम किया। ऐसे में इसका क्रिटिक कहीं से भी नहीं आया, विपक्ष ने भी नहीं किया, डिजिटल मीडिया ने भी नहीं किया। मैं इसको थोड़ा सा एलॉबरेट बड़े लेवल पे करना चाहूँगा कि हमारे देश में सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कैसे अवार्ड और क्यों बिना कोई मापदंड के अवार्ड दिया गया जिससे उन्हीं की पहुँच और बढ़े और उनके लोगों को देखने को वो मिले जो रूलिंग पार्टी दिखाना चाहती है। इससे पहले हम समझें कि हमारे देश में अवार्ड एंड रिवॉर्ड ऐसे ही दिया जाता है। मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में गवर्नर कौन बनते हैं राज्यों में? वो अवार्ड और रिवॉर्ड की स्कीम होती है। हमारे देश में राष्ट्रपति कौन बनते हैं? अवार्ड और रिवॉर्ड की स्कीम होती है। तो जब इतने बड़े लेवल पे हमारा पॉलिटिकल क्लास अवार्ड और रिवॉर्ड, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा रामनाथ कोविंद जी को कोई जानता तक नहीं था जब तक वो राष्ट्रपति ना चुने गए, बनाए गए। तो इस प्रकार का जो अवार्ड एंड रिवॉर्ड का सिस्टम हमारे देश में है, तो इसी का फर्दर यूज एंड मिसयूज जो है वो गवर्नमेंट करती है। और जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या कंटेंट है तुम्हारा, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम। आप पद्म भूषण पद्म विभूषण के अवार्ड्स देख लीजिए। देश में अराजकता फैलाने वाले लोग, देश में धर्म संप्रदाय के नाम पे गलत बोलने वाले लोग, एक ही धर्म में अपने अलग अलग लोगों के बारे में ऊटपटांग बोलने वाले लोग पद्मा अवार्ड्स। ग्राहम स्टेन्स के जो कातिल थे, जो जिन्होंने उनको जिंदा जलाया, उनके बच्चों को जिंदा जलाया। सो अवार्ड एंड रिवॉर्ड इज फॉर अ डिफरेंट पर्पस। इसका मकसद कुछ और होता है। क्या ये वाइडर मैसेजिंग के लिए है कि तुम ये काम अब कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें सजा नहीं इनाम मिलेगा? मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि तुम जैसे और रावण पैदा हो, क्योंकि तुम 10 रावण हो। तुमने ये जो काम किया है, तुम्हें हम इसलिए अवार्ड रिवॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमारे लिए काम किया है। इस अचीवमेंट जो तुम्हारे को दिया जा रहा है, ये देख के हमारे देश में तुम्हारे जैसे 100 और पैदा हों। अंततः सेना तो यही बना रहे हैं अपनी। इसका मतलब ये है। उससे मुझे याद आया, विज्ञान के क्षेत्र में कोई अवार्ड नहीं दिख रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में जो पैसा दिया जा रहा था रिसर्च के लिए, वो कम कर दिया गया है। बजाय उसके आपने देखा कि गीता प्रेस के पोद्दार साहब को अवार्ड मिल गया, इतना बड़ा अवार्ड मिल गया, जिन्होंने आई एम सॉरी बट द मोस्ट मिसलीडिंग पब्लिशर इज गीता गोरखपुर प्रेस। गीता गोरखपुर, चाहे वो धार्मिक किताबें हो, चाहे किसी भी सामाजिक भी गलत है। सब झूठ, वो सब झूठ परोसते हैं। उनकी रामायण, उनकी महाभारत, उनके उपनिषद, उनके वेद पुराण, उनका कुछ भी उठा और साइंस विरोधी बातें छापते हैं। वो तो चलिए, मैं कहता हूं कि भाई छापने वाले पे अगर उसने साइंस विरोधी छापा या छापा वो तो ठीक,
पर वो बेसिक धर्म की बात ही गलत करते हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि अगर वाल्मीकि रामायण वो असलियत में छाप दें तो पोद्दार साहब के और उनकी कंपनी के ना परकच्चे उड़ा दिए जाएंगे। और इतना स्त्री द्वेषी कंटेंट है उसमें, उसमें दलित विरोधी कंटेंट है, वो सब छप रहा है, वो बेच रहे हैं आराम से। नारीवादियों को भी पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया कि गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड दिया जाए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी नारीवादियों के लिए, जो बुनियादी हक की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अगर अभी आप जो अश्लील रील्स बन रही हैं उस पर आप कुछ रोक लगाइए तो नारीवादी सामने आ जाते हैं। आप ये, अगर आप ये कहिए कि ये ठीक नहीं है, ये अश्लीलता है, तो उनको लगता है कि ये नारी के जो एक्सप्रेशन का अधिकार है उसका हनन हम कर रहे हैं, या हम ही मिसोजिनिस्ट हैं। तो ये बहुत, हर चीज़ घूम फिर के ऐसी हो गई है कि जो बुनियादी पर्पस था उस, और जो मायने थे उन शब्दों के, उन आइडियाज़ के, वो मायने खो गए। देखिए, रील्स की आपने बात करी, बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि इवन सोशल मीडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, मैं ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑब्जर्वर्स हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या अन्यथा और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, जो फिर उसको मॉनिटर करते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे फेसबुक पे यदि मतलब यहाँ तक का रेस्ट्रिक्शन है कि मैं अगर डॉग को हिंदी में लिख दूं तो वो मेरी पोस्ट जो है वो लिस्ट हो जाती है कि भाई तुमने डॉग को हिंदी में यानी कुत्ता लिख दिया। यहाँ तक के रेस्ट्रिक्शंस मेरे जैसे लोगों पे है। लेकिन नग्नता जो इस तरह परोसी जा रही है उसके लिए कोई उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन बीइंग अगेन कंज्यूमरिज्म। हमारा समाज, हमारे लोग नग्नता देखना पसंद करते हैं, और अपने घर की नहीं, दूसरे की बेटी बहन, दूसरे की, वो खैर बेटी बहन बीवी भाभी कुछ भी हो, उन्हें वो देखना पसंद है। हमारे यहाँ नग्नता देखना पसंद किया जाता है। हमारे देश में पोर्नोग्राफी बैंड है। इसी वजह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की हालत खराब है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो है, इंटरनेट जिसे कहा जाता है, इस पे सबसे ज्यादा विश्व में पोर्नोग्राफी देखी जाती है। इंडिया में भी बहुत देखी जाती है, लेकिन इंडिया में क्योंकि पोर्नोग्राफी बैंड है तो ये याद रखा जाए कि जितने भी WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पे जो आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि सीधा उठा के चढ़ा दिया। एक फेसबुक जैसी कंपनी को कितने ऑफिसेज और कितने लोग चाहिए होते हैं, यानी ऑफिसेज, मैन पावर, वेन बार, सब आप कुछ कह रहे हैं ये पोर्न हमारे यहाँ बैंड है, हमारे यहाँ लेकिन बैंड हमारे है। यहाँ तो पार्लियामेंट में एमपी, बीजेपी एमपी देखते हुए पाए गए थे। बिल्कुल, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था कि जो बेसिक बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि क्योंकि इंडिया में पोर्नोग्राफी बैंड है तो इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनीज वगैरह, ये उस पर काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ के अंदर ये गया है, चाइना जैसी जगहों पे चलता है। इंडिया इज़ मच बिहाइंड इन आईटी इंडस्ट्री, नॉट बिकॉज के हमारे पास लोग दिमागदार नहीं हैं, हमारे ही लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की नीति देखिए, पोर्नोग्राफी बैंड है, यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी उस पे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकती, वो पॉर्नहब जैसी वेबसाइट्स को मेंटेन नहीं कर सकती, जबकि कंज्यूमर इंडिया में है, जबकि अश्लीलता देखने वाले हमारे यहाँ हैं, जबकि उस पे कोई बैन नहीं लगता यदि कोई खराब चीज अपलोड कर दे। अर्धनग्न नग्न लड़कियां कर रही हैं, हाँ, लोग किस खुद ही प्रकार अपना का कर रहे हैं। कंटेंट आता है। कई बार शर्म आती है जब हम स्क्रॉल अप डाउन करते हैं कि क्या चीज आ गई। ये जो गंदगी हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे है तो पूरे विश्व में, लेकिन अगर हमारे यहाँ है तो फिर ये समाज की देन है। अगर ये समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा तो फिर उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन उस चीज को हमारा समाज एक्सेप्ट करता है। और ये कहना कि लड़कियों ये सिर्फ अपने घर तक होता है, मेरे घर की बेटी, मेरे घर की बहू, लोगों को तो यही चाहिए कि भाई ये ठीक रहे। इट इज एज बैड एज, मैं एक स्टूपिड एग्जाम्पल देना चाहूंगा दर्शकों को, कि हर शादी के लायक लड़का चाहता है कि मुझे वर्जिन वाइफ मिले, वो भले ही 10 जगह घूम के आया हो। आज भी जब समाज के अंदर ये थॉट प्रोसेस है, सोच है, तो फिर रील्स कहां तक हम सुधार सकेंगे।
रील्स का मामला बहुत जानलेवा हो गया है। माँ बाप बच्चों की रील बना रहे हैं, बच्चे की जान को खतरे में डालकर। जानवरों के बीच में जाके और ऐसी ऐसी जगहों पे जा कर के रीलें बन रही हैं कि वो जानलेवा हो जाता है। एक पिता ने अपनी बेटी को भून दिया, सिर्फ इसलिए गोलियों से भून दिया कि वो रील बना रही थी। उनका मतलब प्राइमा फेसी ये निकल के आया कि वो रील बनाती थी और होनहार बच्ची थी। तो ये रील को लेकर के हमारा समाज बहुत कन्फ्यूजन में है, करें कि ना करें। गांव से जिस तरह का टैलेंट एकदम उभर के आया है नाचने का, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना नाच भरा हुआ था हम लोगों के अंदर और वो एकदम सामने आ गया है। देखिए इस आप प्रकार अब मैं बात खत्म करूंगी। उनका बैकग्राउंड आप देखिए, जो जिस जगह वो बेचारी खपरैल के नीचे पसीना पसीना मेकअप करके वो रील बना रही हैं, तो ये बहुत सीरियसली किया जाने वाला काम लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट की। ये कपड़े और चमकीले कपड़े डांस के लिए उन्होंने कहीं से जुगाड़ किया, कुछ किया। बहुत गरीब बैकग्राउंड दिख रहा है। तो डांस को लेके और रील को लेकर के ये इकोनॉमी सच में अब पनप गई है। इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके दो पहलू हैं। एक है बेरोजगारी। अगर रोजगार हो लोगों के पास, काम धंधा हो, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। दूसरे भी देश हैं जहाँ बहुत सारी पब्लिक है, अपना अपना काम धंधा करती है, कभी कभी कुछ बना देती है। लेकिन हमारे यहाँ, अब मैं तो मीडिया से जुड़ा आदमी हूँ, मैं सोशल मीडिया पे लगभग पूरा दिन कनेक्टेड ही रहता हूँ। मुझे रिप्लाई करने वाले हज़ारों लोग हैं रोज़, एट एनी गिवन टाइम। यानी वो भी उतना ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे। मैं तो चलिए मान लेता हूँ कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मेरा काम है। ऑफ कोर्स मैं उससे कोई अर्न नहीं करता, लेकिन लोग इस कोशिश में, जब हम रील्स एंड वीडियोस की बात करते हैं, तो ये फैलाया गया है कि देखिए आप रील वीडियो बनाएंगे तो खूब कमाएंगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तो चांदी तभी होती है जब उनके पास कंटेंट बढ़े। आफ्टर ऑल, चाहे मेटा हो चाहे गूगल हो, ये सब बिजनेस कर रहे हैं। तो कंटेंट बढ़ाने के लिए इंडिया जैसे लार्ज कंज्यूमर मार्केट में जहाँ इतने करोड़ों लोग रहते हैं, अगर वो अपना कंटेंट बढ़वा रहे हैं, उनका काम चल रहा है। somebody is paying if not you। और हमारे लोगों के पास इतना समय है, इतना समय है कि फेसबुक पे या ट्विटर पे हमेशा आपको एक्टिव मिलेंगे। और उसमें से निकल के आता है कि लोग, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि गांव में गरीब लोग भी कैसे कैसे मैनेज करके अच्छी अच्छी रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आर दे अर्निंग एनीथिंग? नो। क्या उन्हें पैसे मिल रहे हैं? नहीं। अभद्रता वाली रील्स के कोई पैसे नहीं होते। और जो लोग इस प्रकार का टैलेंट दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उनमें टैलेंट हो, बट अगर वो टैलेंट के लिए ये सोचते हैं कि क्योंकि लोगों ने फैला रखा है कि सोशल मीडिया पैसे देता है, तो 90% को नहीं देता है और 90% सस्टेन भी नहीं कर पाते। बट याद रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंटेंट चाहिए, वो उसे मिल रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ फेसबुक की या जीमेल की, गूगल की, इन द सेंस इनके दो फेसेस होते हैं। एक जो पब्लिक को फ्री दिखता है और एक जो पेड होता है। यही प्लेटफॉर्म्स, पेड प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनके पोर्शंस जो हैं, वो कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज को अच्छा खासा पैसा लेकर के अपना सुविधा देते हैं। बदले में वो अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए फ्रंट का फ्री वाला फेस भी रखते हैं। वो जो फ्री वाला फेस है, जैसे जीमेल में चले जाइए, लोगों को लगता है जीमेल फ्री है। एक्चुअली लोगों के लिए, आम इंसान मेरे आपके लिए फ्री होगा, लेकिन कॉर्पोरेट्स वगैरह उसमें, यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज जीमेल को खरीद करके अपने अपने डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, विच इज मनी। लेकिन लोकल प्रेजेंस होनी चाहिए या लोगों में। तो सोशल मीडिया डज नॉट पे एनीवन, इट पेज ओनली वेरी फ्यू पीपल। बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री की तरह है, जहां हर व्यक्ति हर रोज कई सौ लोग हीरो बनने जाते हैं, कोई एक या दो ही बन पाते हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एतराज़ है तो क्यों है, नहीं होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि रील्स को, मतलब आप चाहें या ना चाहें, आप कितना भी सीरियस कंटेंट कंज्यूम करना चाह रहे हो, ऐसी ऐसी रील्स और शॉर्ट्स आते हैं कि
और ये बहुत महामारी की तरह भी बढ़ गया है कि अ, चाची और भतीजा, मामा और भांजी, पिता और पुत्री, ये लोग शादी करा डाल रहे हैं रील के लिए। मुझे तो ये यकीन नहीं होता कि वो सच में कोई शादी हुई होगी। वो सिर्फ रील के लिए, लोगों को अचंभित करने के लिए। जब अचंभित करें होंगे तो एक दूसरे को शेयर करेंगे, देखो देखो ये क्या हुआ, अब ये तो बहुत बुरा हो रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, ये चर्चा होने के लिए। मुझे ये लगता है कि ये रीलें भी इसीलिए बन रही हैं, सिर्फ ये कि चर्चा हो। वरना समाज में ये तो नहीं हो सकता कि सास बहू और ससुर और बहू और पिता और पुत्री और माँ और बेटा शादी करें। मतलब ये तो मैं नहीं समझ सकती। ये सिर्फ और सिर्फ रील के लिए और शॉक वैल्यू के लिए हो रहा होगा। आप क्योंकि आईटी से हैं तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ देखिए, आपसे। मैं ऐसा है कि अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूंगा, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले, देखिए, लोग क्या चाहते हैं और उससे चीजें आगे बनती हैं। ये दो नाम आपने सुने होंगे, एक एक्ट्रेस थी कामिनी कौशल और एक थी सिमी ग्रेवाल, जो बड़ी फेमस रही। अभी भी काम कर रही हैं वो। ये फेमस हुई थी, जैसे सिमी ग्रेवाल किस वजह से फेमस हुई थी? नहीं पता। सिमी ग्रेवाल अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं फेमस हुई थी। अच्छा। राज कपूर की एक फिल्म में हल्का सा उन्होंने एक ऐसा शॉट दिया था अच्छा, जो थोड़ा सा एक्सपोज कर बोल्ड कहलाता था। ओके। इसी तरह कामिनी कौशल, उन्होंने उनसे पहले भी एक बोल्ड सीन दिया था, उस जमाने के हिसाब से बोल्ड, जो एक्चुअली रिवीलिंग कुछ नहीं था। जो दादी माँ बनती हैं कामिनी कौशल, उन्हीं की बात हो रही है? एक जमाने में यंग थी, हाँ, जाहिर है, जाहिर है। तो इन लोगों ने एक ऐसे ऐसे शॉट्स दिए हैं जो रिवीलिंग नहीं थे, एक्सपोज कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से बोल्ड थे। हेलेन थी, इतनी अच्छी एक्ट्रेस, हेलेन ने कभी एक्सपोज नहीं किया, पर उस जमाने के हिसाब से अच्छे लोग उनकी फिल्में या गाना नहीं देखते थे, बिकॉज शी यूज्ड टू डू कैबरे, जिसमें बिकिनी टाइप वो कपड़ा पहनती थी। तो शी, इट वॉज अ बैड थिंग, इट वॉज नॉट समथिंग विच पीपल लाइक्ड इट, बट देखते जरूर थे। बच्चों को देखने का मना होता था। हमारे मैं फिल्म इंडस्ट्री से इसलिए लेता हूँ क्योंकि सब मीडिया का शुरुआत वहां से होता है। इंसाफ का तराजू में ऐसा क्या था हिंदी फिल्म में, राज बब्बर एंड पद्मिनी कोल्हापुरे, कुछ भी नहीं, लेकिन वहां से वो शुरुआत होती है, या उस समय काल से शुरुआत होती है, जिससे एक साइकोलॉजी लोगों की पकड़ में आती है कि अच्छा ये क्या देखना चाहते हैं। अर्ध सत्य मूवी इतनी अच्छी थी, कुछ भी रिवीलिंग नहीं था, मेरे ख्याल से बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा नहीं चली। यानी पीपल, लोग चाहते क्या हैं, ये मीडिया का प्राइमा फेसी फर्स्ट स्टेप होता है, बिकॉज दे नीड टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब वहां से होते 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 अगर आप आगे चलेंगे तो फिर हमारे यहाँ जब वीसीआर का जमाना आ गया, तो जिस देश में पोर्नोग्राफी बैन, जिस देश में अश्लीलता और नग्नता को बुरा माना जाता है, वहाँ वीसीआर की दुकान पे जाके जो कैसेट हम 20-25 रुपए पर डे के लिए लेते थे फिल्म का किराए पे, वो पोर्नोग्राफी वाला 100 रुपए में मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि लोग देखना चाहते थे। हमारे देश में अश्लीलता देखना कोई, मैं कहूँगा, कानूनन बुरी बात हो सकती है, लेकिन सामाजिक तौर पे नहीं। इसी तरह से हमारे सामाजिक रूप में देखिए, चाहे भोजपुरी फिल्म हो, चाहे मराठी फिल्म हो, चाहे साउथ की मलयाली फिल्म्स हो, बंगाली फिल्म्स हो, they don't mind exposing. When they don't mind exposing, why are they exposing? लोग देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में दो बातें और हैं मैम, एक मिडिल क्लास एंड इट्स कल्चर, और एक पुअर क्लास एंड इट्स कल्चर। हमारे देश में जो लेबर क्लास लोग हैं, चाहे वो मारवाड़ी लेबर हो राजस्थान का, चाहे मद्रासी लेबर जो कहा जाता है, ऑल्दो मद्रास शब्द बचा नहीं लेकिन तमिलनाडु का, चाहे भोजपुरी लेबर हो यानी कि जो बिहार से जाता है, मैंने प्रत्यक्ष जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें जाके देखा है कि लेबर एक्सचेंजेस वाइफ्स आफ्टर 3 months। हैं? जी क्या? जी, उदाहरण के तौर पे ए पर्सन अपनी बीवी के साथ रहता है, लेबर है, लेबर कॉलोनी में, और वहां पे 300 लेबर रहते हैं।
3-4 महीने के बाद उसकी वाइफ बदल जाएगी और ये किसी और की वाइफ होगी उसी लेबर कॉलोनी में। दे परचेज वाइफ्स। ये कहाँ हो रहा है? हर जगह हो रहा है, चाहे मारवाड़ी लेबर हो, चाहे मद्रासी लेबर हो, चाहे आंध्रा का लेबर हो, चाहे उड़िया लेबर हो, चाहे बिहारी लेबर हो, चाहे यूपी का लेबर हो। लेबर कॉलोनीज में जाके देखें तो सही। एंड इट इज वेरी मच फाइन, क्योंकि ठेकेदार को कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें तो लोग चाहिए। ये हमारा कॉन्सेंसुअल हो रहा है। ये हमारा कंसेंशुअल है। एंड द एक्सचेंज, बच्चों के बाप वही रहता है, वो आगे तक देगा। लेबर कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर लेबर एज ए गैंग, इसको गैंग कहते हैं, लेबर गैंग कहलाती है। कहीं भी आप लेबर, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, चाहे रोड का बन रहा हो, चाहे नालियां बन रही, बड़े नाले बन रहे हो, चाहे डैम बनते हो, या इस टाइप के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ लेबर की गैंग काम करती है। जो ठेकेदार लेके आते हैं वो 10-20 लेबर नहीं होता, मकान नहीं बना रहे, वहाँ पे 500, 600, 700 लेबर है। उनकी लेबर कॉलोनी में जाके देखिए, बिल्कुल सही वही लोग हैं ये, जो आपको शाम को दिखाई देंगे कि औरतें वो चूल्हा जला करके मोटी रोटियां बना रही हैं। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, 3-4 महीने में मालूम चला हस्बैंड चेंज हो गया उसका। दिस इज हाउ अवर पुअर लोगों का जो लेबर क्लास है, और लेबर क्लास बहुत बड़ी है इंडिया में। लेबर क्लास ऐसा नहीं है कि 1% हो हमारी पॉपुलेशन। मैं पहली बार सुन रही हूँ ऐसी बात। मुझे जी। जब ये उन लोगों को पता है जो लोग लेबर क्लास हैं, जो आपका ये शो देख रहे हैं। ये उन लोगों को पता है जो ठेकेदार हैं, जो उन लोगों को पता है जो इन राज्यों से खास हैं, राजस्थान, बिहार, यूपी, उड़ीसा, पता नहीं तेलंगाना में और तमिलनाडु में ये हिंदी में शो जाएगा कि नहीं, इवन बंगाल, इवन झारखंड, ये प्रेलेवेंट है। आप जानती हैं झारखंड में योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं किया जाता, बिहार में योगी आदित्यनाथ सीएम जो है यूपी को, उनको पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो जब शुरू में आए थे सीएम बन के, तो उन्होंने एक रोमियो स्क्वाड बनाया था कि कोई लड़का लड़की आपस में बात करता दिखे तो पकड़ लेना। झारखंड और बिहार जैसे लेबर ओरिएंटेड राज्यों में उस चीज को लोगों ने रिजेक्ट किया। वहां तो नॉर्मल बात है ये, और उन्हीं की लेबर जो मैंने आपको बताया है, और ये मैं ऑफ ऐसी हवा में नहीं बता रहा हूं। पीपल नो दोज हु डील विद लेबर गैंग्स 200, 300 लेबर आदमी, और झोपड़ियां बनती लेबर कॉलोनी, जाके देखिए, दे चेंज। तो ऐसी जगहों पे इस टाइप की रील्स, एंड दैट इज द रीजन हिंदी बेल्ट में, जिसको मैं काऊ बेल्ट बोलता हूं, इतनी गालियां क्यों हैं? गालियां पूरी दुनिया में हैं। मैं कुछ वक्त नॉर्थ ईस्ट में रह गई थी एज अ टूरिस्ट, तो लग रहा था मैं भारत में ही नहीं हूँ। एक भी गाली इतने दिनों में, जितने दिन वहाँ थे, सुनाई नहीं दी नॉर्थ ईस्ट में। सो दिस काऊ बेल्ट, आई मीन, इंडिया का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, शहर नहीं होगा जहां आम लोग थोड़ी बहुत गाली गलौज ना करें, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, एक सेंटेंस अगर 8 शब्दों का है तो उसमें 3 गालियां होती हैं। लोग हमेशा आपसे पूछेंगे, या लोगों से आपस में बहस होती है, कम से कम इंटेलेक्चुअल लोगों में बहस होती है कि हमारे देश में इतनी माँ बहन की गालियां क्यों दी जाती है। ये माँ बहन की गालियां देना एक बात है, पर उसको एक्सेप्ट कर लेना सामाजिक कल्चर में, अच्छे और बड़े शहरों में, किसी भी प्रकार के समाज में, उसका रीजन होता है। और हमारे समाज में 80% से ज्यादा आज से 50 साल पहले गरीब लोग थे, वो आज भी हैं। थोड़ा जमाना बदला है, समय बदला है। पहले तो ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, गरीब थे, अनपढ़ थे। आज तो पढ़े लिखे थोड़े बहुत हैं। हमारे देश में खाली लिख लेने को पढ़ा लिखा कहा जाता है। EQ 0, IQ का पता नहीं, इस टाइप का फंडा चलता है। सो जिस समाज में ऐसा नहीं है, देखिए फिर वही वाली बात है, हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे समाज में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं, लेबर का कोई धर्म नहीं होता। और हमारे देश में एटलीस्ट 50% लोग लेबर क्लास हैं, चाहे वो लेबर हो चाहे बेरोजगार हो। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसमें जितने लोग रहते हैं उससे ज्यादा उनके नौकर चाकरों के लोग होते हैं। तो वो जो भीड़ है, उनका कोई धर्म नहीं होता। फोन पर बात करें तो एक युवा साथी ने एक बार कहा कि मैडम, लड़कों के पास काम नहीं है, काम नहीं है तो उनके पास मोहब्बत भी नहीं है, और उनको कोई बेटी देगा नहीं। पहले ज़माने में जैसे होता था, गांव में शादियां कर दी जाती थी, वो भी नहीं है।
क्योंकि गांव की जो संपन्नता थी वो भी कम हो गई है। ऐसे में 30, 35, 40 साल की उम्र होती जा रही है पुरुषों की, वो कहाँ जाएं? तो भारत के युवा जो आज युवा हैं वो अगले 10 साल में युवा से उतार पे चले जाएंगे और उनके जीवन में वो जो एक साथी होना चाहिए था वो नहीं आया है, तो वो कहाँ जाए? तो इस वजह से तो मुझे लगा क्या ये इस तरह के अकेलेपन और लाचारी जो है युवाओं की कि उन्हें जीवन साथी नहीं मिलेगा, जीवन साथी के लिए ज़रूरी है कि उनके पास इतनी तथा हो कि वो एक घर बसा सकें। तो ये भी कोई वजह हो सकती है और इसी वजह से ये जो एक अब संस्कृति पैदा हुई है समाज में, अब ये एक्सेप्टेड है, मर्द समाज में एक्सेप्टेड है और धीरे धीरे वो सीप इन कर रहा है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये बड़ी एक पुरानी प्रचलित चीज़ है। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं या कहानियाँ पढ़ते हैं तो एक राजा था, उसकी इतनी रानियाँ थीं, एक सेनापति था, उसकी एक इतनी बीवियाँ थीं, एक मंत्री था, उसकी एक बीवियाँ थीं इतनी। लेकिन कभी हम नहीं सुनते कि एक सिपाही था, उसका परिवार था। बहुत कम सुनते हैं कि एक किसान था, मतलब पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, उसका परिवार था। जो वेल टू डू लोग हुआ करते थे पहले, वो एक से अधिक शादियाँ करते थे और बाकी बहुत से लोग जो हैं वो हाथ मल के रह जाते थे। वही चीज़ आज है पर अलग तरीके से है। समवन हु इज़ केपेबल ऑफ अर्निंग, उसको सुविधाएं मिलेंगी, चाहे शादी करे चाहे ना करे। लेकिन बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी तो जबरन शादियां तो होती हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती। अब इस वजह से अगर हम ये सोचें कि हमारे देश में सोशल मीडिया पे, रील्स में वगैरह में यदि इस प्रकार का प्रचलन हो रहा है कि लोग इस प्रकार की चीज़ें देखना इसलिए पसंद कर रहे हैं, तो वेश्यावृत्ति तो दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है। तब भी यही हाल था कि दोज हु कुड स्पेंड कैन बाय। यानी कि क्योंकि दिख ज़्यादा रहा है, हमारे पास स्मार्टफोन है उस वजह और हम उस पर वक्त गुजार रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर, इसलिए ये है, वरना ये कुछ अलग नहीं, ऐसा ही था हमेशा। आई थिंक जैसे एक कहावत है ना कि दुनिया छोटी होती जा रही है, अब अमेरिका दूर नहीं रहा, जापान दूर नहीं रहा, वैसे ही जो मीडिया है वो और नज़दीक आते जा रहा है इंसान के। पहले रेडियो सुनना पड़ता था, पेपर पढ़ना पड़ता था, फिर टीवी देखने से होने लगा, फिर आप देखिए लैपटॉप आया, फिर लैपटॉप के बाद मोबाइल आया, फिर मोबाइल में ऐसी चीज़ें आई जो आपको उससे ग्लूड रखती हैं, चिपका के रखती हैं। अब उसमें अगेन लोगों को जो चीज़ पसंद है उसके लिए डर के, जब मैं कॉलेज में था तो डर के मैं तो नहीं करता था, लेकिन मैं जानता हूँ उन लोगों को जो डर के वीसीआर में गंदी गंदी फिल्में देखते थे। अब वो ज़रूरत नहीं है, अब आप अपना मोबाइल उठाइए, उटपटांग चीज़ देखिए। तो अब यहाँ पर इस बारे में बात होनी चाहिए कि हमें क्या देखने के लिए मना है और क्या दिखाने के लिए मना है। सरकार ये तो तय कर रही है कि कुछ चीज़ें आप नहीं देख सकते, हज़ारों का या करोड़ों का जुर्माना तक तय किया जा रहा है। जो हमारा ये आपका डिजिटल पर्सनल वाला जो वो है पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें आपने देखा तो अगर कोई बड़ा आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस पर आप अगर कोई जानकारी जुटा करके कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको हज़ारों, लाखों, करोड़ों तक का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप जो मर्ज़ी चाहें दिखा सकते हैं अपने परिवार का, चाहे वो अपने परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे समाज का कोई सदस्य हो, चाहे अजनबी हो, आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल क्लास को अगर आप तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो समाज का भ्रष्टाचार की कोई परवाह नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज देर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। वो उन देशों में वैसे भी जनसंख्या कम है एंड दे वांट कि भाई उनका समाज जैसा था अच्छा वैसा ही रहे, किसी एक टूल या इम्प्लीमेंट के आने की वजह से खराब ना बिगड़ना चाहे। लेकिन उन समाजों में कई चीज़ें वैसे भी एक्सेप्टेड थीं पहले से, आज भी हैं, लेकिन उसको फर्दर डाउनग्रेड नहीं करना चाहते। हमारे देश में थोड़ा फ़र्क है। हमारे देश में ये है, अगेन बेरोजगारी इतनी है, लोगों के पास काम नहीं है, तो सरकार चाहेगी उलझे रहो। जैसा आपने कहा कि आटा और डाटा दोनों फ्री लगभग, वो इसीलिए कोशिश की जाती है सो दैट यू कीप योरसेल्फ बिजी, डोंट क्वेश्चन अस। सरकार से सवाल नहीं पूछना है। दिल्ली में मंत्री जी कहते हैं कि इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई लेकिन पानी नहीं भरा,
और दूसरे दिन सब भरा पानी, चारों तरफ वीडियो आता है, तो वहां कभी कभी डाटा उल्टा पड़ जाता है। लेकिन ओवरऑल फ्री आटा फ्री डाटा जो आपने कहा, इससे आम जनता उलझी रहेगी। कैन यू बिलीव कि हमारा जो देश है, इसमें जो सेलफोन यूजर्स हैं, मोबाइल फोन यूजर्स, उसमें जो बेरोजगार हैं, वो पहले इधर उधर घूमते थे। मैंने वो समय देखा है जब लोग पापा के अपने जाते थे पास और कहते थे 10 रुपए दे दो, चाय पीने जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, वो जाके कहीं स्मोक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब वो पापा से पैसे कम मांगते हैं क्योंकि सारा टाइम बैठ करके रील देख रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे उन्हें कुछ समझ नहीं आता, रील से कुछ मिलता नहीं है, ना कोई फायदा होता है। लेकिन एक ये मनोवैज्ञानिक तरीका है गवर्नमेंट का आपको उलझाए रखने का। जैसे चुनाव के वक्त होता है, चुनाव के वक्त कहीं हिंदू मुसलमान करा दो, चुनाव के वक्त कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान करा दो, लोग पूरा दिन अपना काम धंधा छोड़ के पाकिस्तान को जान से मार रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। सो ओवरऑल इट इज ओनली टू कीप यू कंट्रोल। अर्नब गोस्वामी ने सर्वे रखा था कि भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए या नहीं। फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम जैसा था कि अगर ज़्यादा लोग ये कहें कि हाँ करना चाहिए तो करना चाहिए। तो ये इस तरह के सर्वे उन्होंने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे किया था। उसी से मुझे तब भी ये लगा था कि ये कितना भयानक है कि ये प्लेबिसाइट हो रहा है, रेफरेंडम हो रहा है, और इसमें कोई कमज़ोर आइडेंटिटी हो और वो इस चक्रव्यूह में फंस जाएगी तो उसका क्या होगा उसके साथ। ये तो खैर इंटरनेशनल और डिप्लोमेसी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मामला था जो अपना काम अकल लगा करके करते, मगर ये मीडिया करवा सकता है। मेरे अच्छे मित्र हैं अर्नब गोस्वामी, बस उतनी तक बात कह सकता हूँ। बाकी उन्हें ये पता है कि हाउ टू अर्न मनी। आई थिंक फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉर्पोरेट, मीडिया कॉर्पोरेट उसकी कंपनी है जिसने इतने कम समय में इतना पैसा बनाया। यू आर इम्प्रेस्ड? आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वे ही अर्नड मनी। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय द वे ही स्पॉइल्ड द नेशन। जिस तरह उसने देश को जो सर्व किया है, जो उसने जंग लगा खाना तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ कीड़ा लगा खाना जरूर कहा जाएगा, सर्व किया है, उससे मैं कतई खुश नहीं हूं। लेकिन एक बिजनेसमैन की स्ट्रैटेजी होती है, उसने पैसा कमाया। अब आज के कितना अनहेल्दी है। अनहेल्दी में ऐसा है ना कि आज सरकारी नौकर जो हैं, अगर सरकारी नौकर 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है और ऊपर की आमदनी 2 लाख रुपया महीना है, तो उसको अच्छे घर की बहू मिलेगी, ज्यादा दहेज मिलेगा। अगर ये सही है जो हमारे समाज में प्रेलेवेंट है। हाँ, लेकिन सही तो नहीं है। पर ये सही होना था, इसको ठीक करना था। आप इस बात को समाज में लोगों से पूछ के देख लीजिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो जब ये सही है तो फिर तरीका कुछ भी हो, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है। मेरा मित्र है अर्नब, लेकिन मुझे उसका जो ओवरऑल मैसेजिंग ऑफ रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक टीवी जाता है, आउटपुट जो है वो नहीं पसंद है। वो कैसे पसंद हो सकता है किसी भी अच्छे भारतीय को? लेकिन उसने जो तेज गति से पैसा कमाया है, ये तो सबको पसंद है। आई मीन, हु डजंट वांट टू अर्न मनी? जिस देश में, जिस दुनिया में अ प्रोस्टिट्यूट अर्न्स मोर मनी देन अदर्स, इज नोन फॉर मेकिंग मनी, तो अर्नब गोस्वामी जैसे प्रेस्टिट्यूट तो कमा ही सकते हैं ना। दैट इज द रीजन वी यूज दिस वर्ड प्रेस्टिट्यूट फॉर देम। तो एनी प्रेस्टिट्यूट हु इज बेटर देन अदर, however, when it impacts the society, it does always. When it impacts negatively on the society, it is a requirement, it is a need that the government should take some step. लेकिन हमारी सरकार के तो वो गोदी है। All prevalent और pervasive, omnipresent मीडिया, हमें क्या लगता है कि इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। हमारा अटेंशन डाइवर्टेड रहेगा, हम आधा अधूरा काम अपना करेंगे और बस चिपके रहेंगे मोबाइल के साथ। एक पूरी जनरेशन, और एक जनरेशन नहीं, आने वाली भी कई जनरेशन, क्या बस डिजिटल क्रिएशन और क्रिएशन इकोनॉमी और कंज्यूमर इकोनॉमी, बस उसी में उलझ के रह जाएगी। आई थिंक ये भी अगेन इवोल्यूशन की बात है। अब कितना लोग रेडियो सुनते हैं,
कितना लोग टीवी देखते हैं, कितना लोग के पास अब लैपटॉप बचा है। पहले ज्यादा देखते थे, हम जब इट इज ऑन द बच्चे थे तो डिक्लाइन. हम बच्चे थे तो हमें 1 घंटा देखने को मिलता था, सो फिर हमें डांट पड़ती थी। व्हेन यू टॉक ऑफ द इम्प्लीमेंट कि भाई पहले रेडियो सुना जाता था, अब खाली कार में थोड़ी देर लगाए वो भी नॉइस फील होता है, या फिर पहले लोग टीवी देखते थे, अब लोगों के घर में टेलीविजन ब्लैक स्क्रीन ब्लैक रहती है, लोग देखते नहीं है. मैं ज़्यादातर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं. यानी पीपल आर मूविंग फ्रॉम सम टूल टू अनदर. तो ऐसे धीरे 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 पहले लैपटॉप का खूब चलन हुआ, उससे पहले कंप्यूटर था, उसके बाद मोबाइल आया, टैब आया, ना जाने क्या क्या है. सो आई थिंक, मगर स्क्रीन नहीं गया हमारी जिंदगी से ना, स्क्रीन तो है, हाथ में है अब स्क्रीन। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अब जो ये मोबाइल का बोलबाला है ये आखिरी है. अच्छा। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, बिकॉज ओरिजिनली मोबाइल का पर्पस होता है एक से दूसरी जगह बात करने का. टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व की है, जैसा हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री की खास बात करें तो बड़े बड़े कंप्यूटर से वो छोटा होते होते अब मोबाइल पे आ गया है. मोबाइल इज अ कंप्यूटर. अब इसके बाद क्या, देयर हैज टू बी सम इनोवेशन, कुछ तो आएगा. और लोगों को दो चीजें तो पक्की हैं, कुछ जो भी देखना है, चाहे वो न्यूज़ देखनी हो, गंदगी देखनी हो, वो तो वो देखेंगे. लेकिन अब जो टेक्नोलॉजिकल अपडेट आएगा वो अगर मैं दिखा सकूं तो पहले बड़े था, छोटा था, छोटा था, अब वो इतने से पाम तक आकर के रुक गया है. यानी कि अब इससे भी जो छोटा आएगा उसमें स्क्रीन उतनी बड़ी नहीं होगी कि इंटरेस्टिंग हो. यू एटलीस्ट नीड 5 से 6 इंच की स्क्रीन चाहिए होती है जिसमें हम कोई लड़का लड़की कुछ देख सके. अब इससे भी छोटी जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, जो हो रही है यूएस में, अब जो चीज़ें आएंगी, आप खुद एप्पल का देख लीजिए, कौन से आईफोन इतने बड़े हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन्स रखते हैं. जनरली आईफोन जो इंडिया में बिकते हैं कि लोग उस पर ज़्यादा एंजॉय कर, छोटे होते जा रहे हैं कुछ मॉडल्स को छोड़ के. अच्छा, सो ओवरऑल द टेक्नोलॉजी, आपको लग रहा है ये स्क्रीन साइज छोटा हो जाएगा और ये डिक्लाइन आएगा? मेरे ख्याल से धीरे से, अगर नेक्स्ट इनोवेशन है तो मोबाइल गायब हो जाएगा, जैसे टीवी गायब हुई. देखा जाए तो टीवी गायब है, लोग अब नहीं खरीदते, ज़्यादा खरीदते हैं उतना नहीं. टेक्नोलॉजिकली लैपटॉप गायब हो रहे हैं, टैब गायब हो रहे हैं, अब मोबाइल इतने सालों से चल रहा है. तो टेक्नोलॉजी वाइज जो कंपनियां इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो अब कुछ दूसरा लाएंगी, और जब वो दूसरा लाएंगी तो ये स्क्रीन साइज जो है वो हट जाएगा. और मेरे ख्याल से जो कुछ मैंने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को देखा है, जहाँ जहाँ इनोवेशन चल रहा है, अब आपको आंखों के सामने दिखाई देगा, आपको स्क्रीन दीवार पे दिखाई देगी. तो या तो इंडिविजुअल विजन होगा कि आप खुद अकेले देख पा रहे हो, या फिर ओपन पब्लिक में सबको दिख रहा होगा. तो ओवरऑल ये जो चार्म है हैंड हेल्ड डिवाइस का, ये हट जाएगा. स्लो होगा लेकिन हट जाएगा. तो ये फिर भी याद रहे कि हमारी साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी इंडियंस की जो है, गंदगी देखना, गालियां देना, लड़ाई झगड़ा करना, ये बरकरार रहेगा. आप कंटेंट क्रिएट भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, आईटी और डिजिटल दुनिया को वाकिफ़ हैं, आपने उसमें काम किया है. आपके ख़्याल से अभी भारत में जो गरीबी है, जो बेरोज़गारी है, इन सब चीज़ों के लिए इस इंडस्ट्री का क्या कोई बेहतर इस्तेमाल हो सकता था अगर सरकार चाहती? सबके हाथ में डेटा उन्होंने दे दिया, सबके हाथ में सस्ता मोबाइल दे दिया, लेकिन फिर उसके बाद खुला छोड़ दिया कि अब जो मर्ज़ी करो. अगर इसी में कुछ और दिशा निर्देश दे देती, कुछ स्किल डेवलपमेंट हो जाता, कुछ और हो जाता. देखिए आईटी इंडस्ट्री से दो ही टाइप के काम मिल सकते हैं, या तो नौकरी मिल सकती है या फिर स्वरोजगार हो सकता है. अब जैसे रील्स वगैरह बनाना स्वरोजगार है जो लोग कोशिश करते हैं, या मीडिया चैनल चलाना, ये अपना एक स्वरोजगार है. तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जो ओवरऑल कंज्यूमर मार्केट है आईटी इंडस्ट्री का, उसका 2% भी ये काम करता है. क्योंकि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मेरे पास लेट्स से 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अगर मैं उसमें एक एक फॉलोअर को जा करके देखूं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन एक्टिव, और एल्स मैक्सिमम 10% ऑफ देम आर एक्टिव, जो मेरी प्रोफाइल पे आते हैं, देखते हैं, उसका भी 10% इंटरेक्ट करता है. तो इस प्रकार का जो टोटल ओवरऑल साइज है मार्केट का,
उसमें एक्टिव लोग बहुत कम है। तो या तो अब और इनको एक्टिव बनाया जाए, विच विल बी अगेन ड्रास्टिकली बैड, क्योंकि उतना ही कंटेंट मल्टीप्लाई करेगा, जो गंदा ज़्यादा होगा, अच्छा तो कोई देखता ही नहीं है। रही बात कि इसमें आईटी इंडस्ट्री के जॉब्स वगैरह में, सो आई थिंक वी आर डूइंग मैक्स कैप। इससे ज़्यादा हमारे देश में काबिलियत जो है मैक्सिमम अंदर काम कर रही है आईटी इंडस्ट्री में, या इंडिया से बाहर काम कर रही है। आईटी इंडस्ट्री अलोन कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ इनकम फॉर सच अ लार्ज पॉपुलेशन। मेनली हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ खेती भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे यहाँ रिक्शे वाले भी सब अपना अपना अच्छे से काम करें, कपड़ा भी यहीं ढंग से बनना चाहिए। यानी ओवरऑल जो साइकिल है इंडस्ट्रीज़ की, वो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, उस पर अगर गवर्नमेंट्स वर्क करें, चाहे किसी की भी हो, तब जा कर के हम एक परिवार जो है सुखी परिवार बन सकते हैं। अदरवाइज आईटी इंडस्ट्री अलोन कैन बी हार्मफुल बट नॉट यूजफुल। मेरे सवाल तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आपका जिस रात हमने पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था और लाहौर पहुंच गए थे और इस्लामाबाद पहुंच गए थे, आप देख रहे थे, आप जग रहे थे उस वक्त? मैं टीवी इंडस्ट्री से 15 साल से जुड़ा हूं, पर मैं टीवी नहीं देखता। पर हाँ, मुझे पता है ये सब हो रहा था। ओके, फिर तो आपको नहीं पता। नहीं, मुझे पता है क्या हो रहा था। यूफोरिया इतना था और टेंशन हो गई थी, लोगों ने मतलब फैसले लिए कुछ, कोई कहीं से निकल के भागा, कोई अमृतसर से निकल के भागा दिल्ली की तरफ, कोई कहीं से। तो इस तरह के फैसले लिए कि अब तो बमबारी हो रही है, अब पाकिस्तान बदला लेगा तो हमें सुरक्षित जगहों पे जाना चाहिए। जो बॉर्डर से लगे हुए शहर थे वहाँ पर पैनिक था। मीडिया ने वो किया, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ ये किया। ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो लोग परेशान नहीं हो रहे थे, भारत के ही लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो जो जम्मू का इलाका है वहाँ पर तो नुकसान हुआ ही था, वो तो पता ही था सबको। ये जो अपनी कमाई के लिए, अपने आईबॉल्स के लिए जनता के साथ, भारतीयों के साथ इस मीडिया ने किया, उसका जो इंटरनेशनल फॉल आउट है वो अपनी जगह है। जो मजाक पाकिस्तान उड़ा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो भारत के लोगों को जिस हाइपर टेंशन में डाला, और समाज ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया उनके लिए। देखिए, कई बार मैंने एक बात कही है, बंदर चुनो तमाशा देखो। ये कई लोगों को बुरा भी लगता है, पर हकीकत तो यही है। बहुत सालों से इस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि देश में हर हफ्ते देश के मुखिया टास्क देते हैं। अब लोगों को उस चीज की आदत हो गई है, हर हफ्ते कोई नई चीज, हर हफ्ते कोई नई बात। इतने तर्कश में तीर तो मोदी जी के पास भी नहीं है। तो उन्होंने जो अपने हरकारे छोड़ रखे हैं मीडिया वाले, कि भाई जब मेरे पास कोई तीर ना हो तो तुम लोग कुछ ना कुछ कर। अब इसकी आदत पड़ गई है। इस आदत में पूरा मीडिया हाउस हर प्रकार का वो इंजॉय करता है पैनिक को। दे सेल पैनिक। आप सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात मत करिए, हर बात पे मीडिया पैनिक क्रिएट करता है। उस पैनिक क्रिएट करने से उनकी सेल्स होती है, उनकी रेवेन्यू बढ़ती है, और मोदी जी का काम हो जाता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस तरीके की बेहुदा न्यूज ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चलाई गई हैं मीडिया हाउसेस द्वारा, अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ाना चाहिए हमारे देश में, जिन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों को परेशान कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा बिकॉज देयर इज अ चेन ऑफ कमांड विच कम्स फ्रॉम द टॉप। इट डजंट से कि तुम क्या करो। लेकिन वो पुराने जमाने के जो बादशाह सलामत हुआ करते थे, वो नजर ऐसे कर दें तो मंत्री को पता था कि संतरी को बोलना क्या है। क्या इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे देश के 2-3 धन्ना सेठों ने मीडिया में इन्वेस्ट करके और मीडिया को अपने कब्जे में करके अब इस देश की पूरी राजनीति को भी मजबूर कर दिया है कि तुम अगर हमारे जो कुकर्म हैं, जो हमारे एनपीए हैं, जो हमारे जाली कागज़ हैं, जो हमारे उधार हैं, जो हम वापस नहीं करेंगे, बैंकरप्सी दिखा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारी पोल अपने मीडिया से खुलवा करके
तुम्हें अपदस्थ करा सकता हूँ, पद से उतरवा सकता हूँ, जनता में तुम्हारे खिलाफ बगावत पैदा कर सकता हूँ। तो जिस दिन मीडिया के मालिक ये तय कर लेंगे कि आज से हमें मोदी साहब के खिलाफ कैंपेन चलानी है, उनको हटाना है और झाड़ पोछ करके जो भी विपक्ष में अवेलेबल चेहरे हैं उन्हीं में से किसी को चमका करके बताना है कि ये ज़्यादा काबिल हो गया है या ये ज़्यादा अच्छा है देश के लिए, वो कर लेंगे। तो एक तरह से क्या इस वक्त के जो पावर में हैं लोग हैं वो भी उस मीडिया और उस धन्ना सेठ पर डिपेंडेंट नहीं है जिसने इस पूरे मीडिया को अपने हाथ में ले लिया है। यू क्वाइट राइट, बट ये हमारा पूरी दुनिया का हमेशा का एक सिस्टम रहा है जो पहले हम राजाशाही कहते थे। राजाशाही के अंदर ये होता था कि आपका सेनापति होगा, आपका महामंत्री होगा, आपका खजांची होगा एंड सो ऑन, आपका होगा, यानी राजा का होगा। डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स हैं। द फोर्थ पिलर actually is not an official pillar but it is considered to be a pillar. जी। लेकिन डिक्टेटरशिप में ये 4th पिलर नहीं होता है। डिक्टेटरशिप में द सो कॉल्ड 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी अपना होता है। इतिहास गवाह है। एनी कंट्री, लुक एट यूएस, द मोस्ट वाइवेशियस डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। जब उनके यहाँ डिक्टेटर रिपब्लिकन कोई बैठता है तो जो उसके अगेंस्ट का मीडिया हाउस होता है वो लगभग गायब हो जाता है। फिर भी रेसिस्ट किया है अमेरिकन मीडिया ने अपने देश में, अपने यहाँ जो उनको लगा कि ये पूरी तरह से डम्बिंग डाउन या देश को बर्बाद करने का जो प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने रेसिस्ट तो किया। इसीलिए वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, हम आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमारे यहाँ बिकना बहुत आसान है। हमारे तो मीडिया हाउस भी गरीब है आम जनता की तरह। कोई सेंस नहीं बनता कि कोई खरीदने आए और मैं बिक जाऊं। बात परचेस पावर की नहीं है, बात बिकने की है। क्यों बिके मीडिया हाउसेस एक ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनको। अगर माइनिंग भी करनी है, इस देश के जंगलों का भी नाश करना है, तो उन्होंने कह दिया अपने मैनेजर से, सेल्समैन से कि माँ के नाम पे एक पेड़ लगवाओ। तो दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि यहाँ माँ के नाम पे एक पेड़ लगवाया जा रहा है और पूरे जंगल धन्ना सेठ ने कटवा दिए। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर हमें उस धन्ना सेठ जिसके हाथ में मीडिया है और जो मीडिया में माँ के हाथ पेड़ लगवा करके, माँ के नाम एक पेड़ लगवा करके सेट कर रहा है एजेंडा, ये वो मतलब क्या ऐसा ही सेट क्या आप सोचे ना क्या हो सकता है ऐसे समाज में जहाँ मीडिया का इंटरेस्ट और उसका मीडिया के मालिक भी वही हैं, जो जंगल काट रहे हैं वो भी वही हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं वो भी वही हैं, जो पूरी तरह से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में वो भी वही हैं, और उन्हीं का मीडिया है। तो जनता की बात जो खराबी वो पैदा कर रहे हैं, वो जो एनपीए वो कर रहे हैं, ये सब तो मतलब पॉलिटिशियन मुझे बेचारा लगता है यहाँ पर। आप जो कह रहे हैं उसका 2-3 शब्दों का मतलब ये है कि दे आर मेकिंग इट अ कैपिटलिस्ट कंट्री। वो इस देश को कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं कि 3-4 बड़े धन्ना सेठ होंगे और वो मैनेज करेंगे। तभी तो वो कुणाल कामरा का एक मुझे बहुत अच्छा वो क्लिप याद है जिसमें उसने कहा था कि अंबानी और मेरे बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो है। सो ये चीज इसलिए की जा रही है, हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाई दीज धन्ना सेट्स, और यही 2-4, ये भी नहीं कि और किसी को भाव दिया जा रहा है, इन्हीं को क्यों करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन मिस्टर मोदी जो हैं वो क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये अकेला नहीं है कि ये गुजराती हैं, क्योंकि गुजराती होना अकेला क्वालिफिकेशन नहीं है मोदी और बीजेपी के पास इतना सब करने। इसके रीजंस कुछ और हैं। इसके रीजंस में एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है, वाई अंबानी, वाई अदानी एंड वाई कैपिटलिज्म। इट गोज बैक टू व्हेन पीवी नरसिम्हा राव एज प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने एक कहते हैं ना कि फ्रीडम दी कंट्री को, जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन।
वो पहला दौर था ऐसा जब गवर्नमेंट को लगा कि मात्र टैक्स कलेक्ट करने से हमें पैसा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कुछ अच्छे कॉज के लिए खोला था और कुछ सेगमेंट्स में खोला था, सब में नहीं। कि चलिए कोई डिपार्टमेंट है या कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट ठीक से नहीं चला पा रही, लेट्स गेट द एक्सपर्ट्स, लेट देम रन एंड मेक मनी। अब वो इस समय द ओनली मेथड टू सर्वाइव फॉर द गवर्नमेंट रह गया है। पिछले 7 साल से भारत सरकार माइनस में है, ऐसा नहीं। कोई राज्य सरकार सरप्लस नहीं, कोई छोटे मोटे राज्य होंगे तो ठीक है, दे ऑल आर इन माइनस। अभी माइनस कैलकुलेट कैसे होता है? नेहरू जी की पॉलिसी थी वी विल अर्न एज गवर्नमेंट, सरकार है, हमारा काम खुद का खर्च निकालना है, अगर कम पड़ेगा तो लोगों से टैक्स ले लेंगे। अब की सरकारों में यह है कि हमें कोई काम नहीं करना साहब, तुम खिलाओ। जीएसटी was evolved by Congress but not accepted in the parliament। नहीं, हम नहीं लाएंगे जीएसटी क्योंकि इससे लोगों पे असर पड़ेगा। इस गवर्नमेंट को हथियार मिल गया, क्यों दौड़ना सबके पीछे, यूं पैसा मिल रहा है तो ये काम नहीं करते। लेकिन काम नहीं करेंगे और हजारों सेठों में बांट देंगे तो अगेन दे नीड अ बॉडी टू कंट्रोल इट। मैं वापस आती हूँ इस पर कि तन्ना सेठ का प्रॉफिट उसका अपना है, उसकी एक कौड़ी पर भी किसी और का हक नहीं है। धन्ना सेठों का जो नुकसान है वो हम सब उठाते हैं, हम भरते हैं। एनपीएस होते हैं, बैंक अब दिवालिया हो जाते हैं, बैंक बर्बाद हो जाते हैं, वो जनता का पैसा होता है जो धन्ना सेठ को दिया जाता है। तो जो प्राइवेटाइजेशन है वो तो प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन है, और जो नुकसान है, जो बैड डेब्ट्स हैं, वो लोन है, बैड लोन्स हैं, वो जनता के माथे मढ़े जा रहे हैं। तो ये क्या प्राइवेटाइजेशन है? धन्ना सेठ अपने हिस्से का नुकसान कभी नहीं उठाता है, कोई कॉर्पोरेट अपने हिस्से का नुकसान नहीं उठा रहा है। अनिल अंबानी को क्यों भर भर के दिया जा रहा है? वो बैंकरप्सी भी एक तरफ फाइल कर रहा है, एक तरफ उसको धुसा भी दिया गया, बाकी चीज़ें भी दी जा रही हैं। तो ये जो सामने के अपराध हैं जो जनता के प्रति हो रहे हैं, वो ऐसी मीडिया की वजह से हो रहे हैं। मीडिया ये बताता नहीं है। नहीं, वो मीडिया इसलिए नहीं बताता क्योंकि सारा मीडिया इन्हीं एक दो के पास है। मैं वही कह रही हूँ और कि इसीलिए मैंने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बात ही नहीं होती कोई। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में यही तो सवाल मैंने अपने आप से पूछा पहले कि अगर मैं एक मीडिया हाउस हूँ, बिना नाम लिए XYZ हूँ, मैं बिका ही क्यों? नहीं, एज ए कंपनी अच्छी भली मेरी मीडिया हाउस कंपनी चल रही थी, XYZ कंपनी। धन्ना सेठ आए, उन्होंने कहा 100 रुपये ज्यादा दूंगा, मैंने बेच दी। वो इसलिए क्योंकि मीडिया हाउस चलाने में या तो बॉस की सुनो और नहीं तो तुम्हारी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। ये जो डिक्टेटरशिप है, इसके लिए मीडिया को खुद सबसे पहले, मीडिया हो, जर्नलिस्ट हो, इन्हें इस इंडस्ट्री को अपने लिए आवाज उठाना चाहिए था, उसके बजाय वो शांत रह गए। और मोदी, शाह, योगी सब हुआ है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। लोगों को लगता है पता नहीं क्या भूत प्रेत आ गया। नहीं, जिनको जेलों में डाला है, जो सड़ रहे हैं, जो अच्छी बातें कर रहे थे समाज में, उनको जेल में डाल के सड़ा दिया, तो अब कोई डरेगा ही। ये भूल गए हमारे देशवासी कि हम वो देश हैं जिन्होंने जेल भरो आंदोलन करके आजादी पाई है। ये उन महान आत्माओं की संतानें हैं ही नहीं हमारे देश में जिनके बाप दादा जेल में गए और देश को आजादी दिलाई। इन्हीं के बाप दादा जो आज डर करके घर पे बैठे हैं। क्या उनके बाप दादा काम नहीं करते थे, नौकरी नहीं करते थे, घर नहीं चलाते थे? लाखों लोगों को अंग्रेजों ने जेल में डाला, आज उनकी संतानें जेल में जाने से डरती हैं, लेकिन चाहिए वही आजादी जो उनके बाप दादों ने इन्हें दिलाई। डरपोक कौन है? ये पाइड पाइपर ऑफ द हैमलिन को इस्तेमाल करना आता है। उसने पिपुड़ी बजाई और ये लोग लेट गए। और ये बात जो आपने उठाई कि लोगों को जेल में डाल देते हैं, वो सड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है ताकि आप और डरें।
यही गांधी जी के जमाने में, इसी देश में गांधी जी के जमाने में, लाला लाजपत राय के जमाने में, सरदार पटेल के जमाने में, इनके जमाने में तो इन्हीं लोगों के जो डर के बैठे हैं, इनके माँ बाप ही तो, दादा दादी तो, नाना नानी तो जाया करते थे जेल। लेकिन गांधी और लाजपत राय के जो अपोनेंट थे अंग्रेज, वो ज़्यादा डिसेंट थे आज के जो अपोनेंट हैं उनसे। ये ज़्यादा बेशर्म है। अगर आप देखें फादर स्टेन्स की किस तरह मौत हुई है, एक स्ट्रॉ नहीं दिया उनको पानी पीने के लिए। और भी बहुत सारे लोग जो कैस्टोडियल डेथ्स हो जाती हैं, जो चले जाते हैं, जो जिनको सड़ा दिया, जो जवानियाँ बेकार जा रही हैं, जो देश के काम आनी चाहिए थी, समाज को बेहतर बनाने। वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम लोग, ये वीडियो देखने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। ये वीडियो देखने वाला इस वीडियो को देखने के बाद स्क्रॉल का डाउन करके शायद बिना लाइक दबाए चला जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कहा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके जहन में ये बात आनी चाहिए। मैंने कई लोगों से पूछता हूं मैं कि भाई आप लोग क्यों डरते हो? नौकरी है, परिवार है। तो मैं दादा दादी का नहीं था, मैं तो फ्रीडम फाइटर्स की संतानों की बात कर रहा हूं, जो अपने जमाने के हजारों लाखों फ्रीडम फाइटर्स रहे इस देश में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आजादी के मतवाले रहे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। किसी ने सर कटवा दिया, कोई जेल चला गया, किसी ने गोली खाई। आज उनकी संतानें, यानी कि उनसे आए हुए उनके पर पोते वगैरह जो भी हैं, वो डर के मारे घर पे बैठे हैं। हम तो परिवार वाले हैं। डर इन लोगों का है, और इसको यदि कोई भांप जाए, राजनीतिक व्यक्ति, he becomes king. That's what Mr. Modi is. आपने राजनीतिक व्यक्ति कहा, कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जो आपको पसंद है? आप जवाब देना चाहें तो। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कोई पसंद आता है आज के दौर में? देखिए, मुझे दो लोग बड़े पसंद हैं, और इसलिए नहीं कि वो किस पार्टी से हैं। एक स्टालिन बहुत पसंद है। स्टालिन जो है, ही मेड श्योर दैट तमिलनाडु तमिलनाडु रहेगा, और भी उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं। और दूसरा, मुझे ममता बनर्जी बहुत पसंद है। मुझे ममता बनर्जी इसलिए पसंद है, मेरे कई लोगों को नहीं पसंद आएगा कि मैंने ममता जी की तारीफ कर दी फॉर वेरियस रीजंस, बट दैट्स ओके, बिकॉज शी इज द ट्रू कॉपी ऑफ इंदिरा गांधी, व्हाट आई नो ऑफ। तो एक व्यक्ति जो किसी को कॉपी करे, कहते हैं नकल करे, विद अकल करे, तो इंदिरा जी को कॉपी करने वाला अगर कोई व्यक्ति ट्रू एंड ट्रू देखा, दैट्स ममता बनर्जी, एंड शी हैज डिलीवर्ड। और जितना वहां बीजेपी जाके हंगामा करती है, इट प्रूव्स दैट शी हैज डिलीवर्ड। और जितना तमिलनाडु को लेकर के डीएमके को टारगेट करती है बीजेपी, इट प्रूव्स दैट। सो नोइंग एंड एंटिसिपेटिंग के देश का भविष्य क्षेत्रवाद है, मैं अब उधर फोकस कर रहा हूं कि क्षेत्रीय दल कौन पावरफुल है। सो आई लाइक देम। मेरे भी दोनों पसंद के हैं। ये आपने सही बिल्कुल उंगली रखी इन दोनों पर। ये बिल्कुल इनकी पॉलिटिक्स। अभी देखिए, उन्होंने जो अपने इस करिकुलम में जो चेंज लाए हैं स्टालिन साहब, वो ज़बरदस्त हैं। वहाँ तो स्कूलों में क्रांति हो रही है, वहाँ साइंस को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, प्रैक्टिकल ज्ञान बच्चों को स्कूल एजुकेशन में जो वो कर रहे हैं, दैट इज़ सुपर्ब। वैसे मुझे ये अक्सर लगता है कि कुछ दिनों के लिए भारत की राजधानी, अब अगले 100 साल के लिए अगर साउथ इंडिया चली जाए, तो ये जो ओवर पैम्पर्ड गेंजेटिक काऊ बेल्ट है ना, ये थोड़ा तमीज़ में आएगी। ये जो पावर ब्रोकर्स यहाँ इतने जड़ें जमा चुके हैं, उनकी दुकानें बंद होंगी, और साउथ इंडिया को भी ये लगेगा कि हम भी इस देश में, हमारा भी एक प्रोमिनेंस है। हमने जब जीडीपी में, जब ग्रोथ में, जब प्रोडक्शन में हमने दिया है, और हमसे इतना टैक्स लिया जा रहा है, तो हमारी कोई अहमियत भी है। अब मोदी जी और उनके लोग इस देश को देश रहने दें 5-10 साल, तब तो 100 साल आगे की बात भी की जाए। आई डोंट नो वेदर दिस कंट्री विल सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 100 years और नॉट एज अ कंट्री। जिस तरह से ये लोग इस देश को चला रहे हैं, मुझे तो डर लगता है। मेरी अपनी ओपिनियन है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ कि भाई परिवार क्यों टूटते हैं, हस्बैंड वाइफ क्यों अलग अलग हो जाते हैं। परिवार टूटने के मेन कारण सिर्फ इकोनॉमी होता है।
बहुत कम केसेस के अंदर है कि चाचा के साथ भाग गई, वो सब भाग गया, दैट मे बी वन ऑड एग्जाम्पल। पर ज़्यादातर परिवार जो हैं वो टूटते हैं कारण पैसा, इकॉनमी, अर्थव्यवस्था, घर की। पहले एक ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, वो बिना किसी बुराई के टूट गई ना। कोई बम्बई में काम कर रहा, कोई इजराइल चला गया, कोई लंदन में काम कर रहा, चाहे कहीं भी काम कर रहा है, क्योंकि एक जगह पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टूटा ना। किस लिए टूटा? पैसा। कोई लंदन कमा रहा है, कोई बम्बई कमा रहा है, कोई दिल्ली कमा रहा है, टूटा पैसे की वजह से। हस्बैंड वाइफ झगड़ा करके चले गए, वाइफ कहती यू कांट सस्टेन मी, पैसे की वजह से। तुम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, मैं जा रही हूँ अपने मायके, पैसे की वजह से। लोग सुसाइड कर जाते हैं पैसे की वजह से। ये देश अगर बना तो वो तो आजादी मिली थी, लेकिन इस समय अगर देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो भी पैसे की वजह से। अगर चर्चिल गरीबी से ना गुजर रहे होते तो वो छोड़ते तो नहीं। यू गॉट इट। तो अगर इस देश में इस समय सबसे बड़ी प्रांतवादी, क्षेत्रवादी जो प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की वजह से आ रही। महाराष्ट्र सेज आई अर्न सो मच, व्हाई शुड आई गिव इट टू बिहार? मैं क्यों शेयर करूं? मैं अपना डेवलपमेंट करूं। तमिलनाडु या कर्नाटक कहता है कि मैं अपना इतना कमाता हूं, मैं क्यों यूपी से शेयर करूं? मैं क्यों महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से शेयर करूं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक पूल बनाती है, उसके कॉल्ड्रॉन में इतने सिक्के हैं, सबको बांट रही है। इनफैक्ट जो कमा के दे रहे हैं उनको कम बांट रही है। एंड जस्ट बिकॉज जो उनका रोका हुआ है, पुअर स्टेट्स में कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से बीजेपी ने अपनी सरकारें बना रखी हैं राज्य में, उधर वो ज्यादा पैसा दे रही हैं, विकास के लिए नहीं, किकबैक के लिए। सो ओवरऑल अगर इस देश में मुझे जो तकलीफ अब दिख रही है, आई वॉन्ट कि मैं गलत निकलूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बात गलत साबित हो आगे चल के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जॉइंट फैमिली। 3 बार से देश ने भरपूर समर्थन और बहुमत दिया, और मोदी साहब चाहते तो कुछ भी अच्छा कर सकते थे जनता के लिए, कोई रुकावट नहीं थी। हमारे जो भी फॉल्ट लाइंस थी, जो भी हमारी दूरियां थी या जो भी कमियां थी समाज की, उन्हें दूर करने पर काम करते, बजाय इसके उन्होंने उन सभी कमियों को, उन सभी फाड़ और खाइयों को और ज़्यादा बढ़ाया है। इसके बावजूद अगर हम लोग साथ हैं अभी तक, तो चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन आइंदा उनको सद्बुद्धि दे। विपक्ष तो कोई आता मुझे दिख नहीं रहा है। मिस्टर मोदी हैज बीन सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग दिस कंट्री फर्दर। यस, अब देखिए ना, पहले हमें लगता था हिंदू मुसलमान ही हो रहा है, सिख, क्रिश्चियन, फिर भाषाएं, फिर और बाकी आइडेंटिटीज। अभी तो अरुणाचल के सीएम ने कह दिया कि हमारा बॉर्डर चाइना से नहीं तिब्बत से है। इतना बड़ी बात कर दी उन्होंने। अब चीफ मिनिस्टर्स बोलेंगे कि, और वो भी इतने बड़े डिप्लोमेटिक इश्यूज पर। और मतलब हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, खासकर अरुणाचल में क्या चल रहा है। इसके बावजूद उस शख्स ने ये कह दिया, और वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। तो चाइना इनको मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि चाइना के साथ रिश्ते इतना बिगाड़ करके क्या निकलेगा, क्यों बिगाड़ना है। एक्चुअली जब आप चीन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, विदेश जो हमारे सराउंडिंग नेबर्स हैं और जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनके साथ हम रिश्ते और ज्यादा क्या ही खराब करेंगे। मैं समझता हूं कि चीन कभी हम पे हमला नहीं करेगा। चाइना विल नेवर अटैक अस। चाइना एक वेल टू डू कंट्री है इस समय, इंडिया एक गरीब देश है। अगर वो हम पे अटैक करके हमारे किसी पोर्शन को भी टेक ओवर करेगा तो गरीबों को लेगा। नहीं, वो कर ही रहा है ना, वो तो कर ही, जो इतना चाहता है वो नाम बदल दिए उसने गाँव के। इन द सेंस वो अटैक नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तो हम उस अटैक से बचने के लिए न जाने कितने अरबों रुपए हर साल खर्च करते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। यू रिमूव ऑल योर फोर्सेस फ्रॉम चाइनीज बॉर्डर, वो कुछ नहीं करेगा। उसने जितना चाहिए ना उतना ही करेगा, वो कर चुका है। हाँ, हमारी सेना की मौजूदगी से तो कुछ रुका नहीं और रुकेगा भी नहीं। और हम इस डर को दिखाते हुए कि चाइना अटैक कर देगा, इतने स्क्वाड्रन लगाओ, इतनी बटालियन लगाओ, इतने रेजिमेंट्स लगाओ, ये सिंपली वेस्टिंग मनी। आई गारंटी यू रिमूव पूरा का पूरा मिलिट्री फ्रॉम चाइना बॉर्डर, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर, वहां का इशू अलग है। चाइना बॉर्डर जितना भी है, LAC जितना है ना, आप हटा लीजिए, कुछ नहीं करेगा। वो जितना करना चाहता है वो वैसे भी करता है, जितना कर चुका है वो ऑलरेडी कर चुका है। इससे ज्यादा उसे इंटरेस्ट नहीं है।
वो एक गरीब देश को लेके लायबिलिटी नहीं बढ़ाएगा। और अगर उसे हमें मारना ही होगा तो वो हथियारों की जगह इकोनॉमी पे मार रहा है और मार रहा है। टुडे इंडिया इज more than 50% dependent on China for own sustainability in terms of economy. हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना ह्यूज है चाइना के साथ मुझे तो में, इतनी हमें हंसी इतना इंपोर्ट कर रहे हैं और भेजने को हमारे पास क्या ही है। मुझे तो हंसी आती थी जब यही बीजेपी के हम जिन्हें अंधभक्त कहते हैं लगे पड़े थे बैन चाइना, बैन चाइना। कभी मूड चढ़ जाता है दिवाली की लाइट बैन चाइना, कभी मूड चढ़ जाता है ये बैन चाइना। मुझे लगता है कभी अगर चाइना ने एक बार ये कह दिया बैन इंडिया तो क्या होगा, भूखे मर जाएंगे ये लोग। Half of the India's economy is dependent on China. Half, 51% plus. जिनपिंग अगर एक दिन के लिए बोल दे ना बैन इंडिया, और चल ही रहा है, किसी किसी चीज पे उसने गेम खेलना शुरू किया है, जैसे बैटरीज ईवी की कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है मैग्नेट्स पे। रेयर अर्थ मटेरियल को उसने कैप्चर किया कि नहीं भेजूंगा मैं तुम्हारे। मोदी साहब ने भी ब्रिक्स में कह दिया रेयर अर्थ के लिए कि हम खुद तय करेंगे, क्या क्या बोला है। सो आई मीन दिस इज ऑल कि आप अपने मुंह मियाँ बिट्टू बनते रहो, हिंदी में बोलते रहो। ब्रिक्स समिट में तो भाई उनका तो पूरा का पूरा स्पीच ही गायब हो गया। देयर इज नो एविडेंस। अगर आप देखते हैं तो अभी जो ब्राजील में जो ब्रिक्स की समिट में गए थे तो मोदी जी की जो स्पीच थी उसका ऑडियो अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैंने भी अखबार में रिटर्न फॉर्म में कुछ हिस्सा पढ़ा है। सब की है, सब ने अपनी अपनी जो स्पीच दी वो वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में या ओवर द कैमरा जुड़ करके लाइव सबकी स्पीचेस हैं। मिस्टर मोदी के पहले मेरे ख्याल से 40 सेकंड की ही स्पीच है, और जैसे ही उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया उनका ऑडियो बंद कर दिया गया और इंटरनेशनल पत्रकार बायकॉट ऐसा करके वहाँ से चले गए। स्पीच इज नॉट ये देयर। हुआ है। एंड दैट इज द रीजन कुछ समय के बाद जब उनकी स्पीच खत्म हुई, देयर वाज अ मिनिस्ट्री ऑफिसर हु गेव द एंटायर डिटेलिंग कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने फलाना कहा। ये बड़ी घटना है, ये तो हमारे यहाँ चर्चा ही नहीं हुई। मीडिया चर्चा होगी भी नहीं, मीडिया कैसे चर्चा कर सकते? मीडिया देशद्रोह कर रहा है। मीडिया देशद्रोह तो खैर क्या ही करेगा। मतलब जब आप ये सोचिए, देश को ये सब पता ही नहीं है। आपने ये जो बात बताई है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा तो वो टेक्स्ट फॉर्म में तो मिल रहा है। चैलेंज किया खासकर रेयर अर्थ को लेकर के जो I have put a social media thing after this BRICS meeting happened. I put a social media. I said I am challenging. मेरे को दिखाओ इनकी स्पीच कहाँ है जो इन्होंने बोली हो। है ही नहीं। There is no audio. बंद कर दिया गया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है मीडिया की पब्लिक के प्रति। कोई नहीं। मीडिया हैज टू ओनली अपने साहब का उनको चरण दबाना है, उन्हें खुश रखना है। दैट्स ऑल दैट द मीडिया कैन डू, एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट मीडिया कैन डू, एंड इज द बिगेस्ट डिससर्विस दैट द मीडिया इज डूइंग। कोई बात जो आपको कहनी हो मीडिया के बारे में? सबका नंबर आएगा, समय है, बदलता है। इतना मैं जानता हूं कि जैसे ही सरकार केंद्र की बदलेगी, ये मीडिया वही करता पाया जाएगा जो आज कर रहा है, बस मोदी की जगह कोई और होगा। मोदी साहब बदल सकते हैं, लेकिन केंद्र में सरकार बदलती मुझे नहीं दिख रही अगले 10 साल और। देखिए, अगर आप इस जर्नी को देखते हैं मिस्टर मोदी की, तो उसके लिए आपको 13 साल का उनका गुजरात का सीएम का जो स्टिंट था उसे देखना होगा, और 11 साल इनको प्रधानमंत्री हो चुके हैं। इनका एक लेगेसी है। ये राइज करते हैं, इनकी पार्टी के नंबर्स कम होते जाते हैं। तो 2024 के चुनाव में भी हमने देखा कि पूर्ण बहुमत नहीं आया, और हम लोगों ने प्रेम से इसको लंगड़ी सरकार कहा। 2-2 बैसाखियों पे चल रहे हैं, और ये सिर्फ ऐसा बाई फ्लूक नहीं है। जो ज़्यादा सीटें देती हैं, जो स्टेट्स देते हैं, वहाँ का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में बहुत नंबर्स कम हुए थे। उत्तर प्रदेश जैसा बड़े राज्य में लोकसभा में भी नंबर्स कम हुए। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मिस्टर मोदी 2026 तक सस्टेन कर पाते हैं तो ये उनका लास्ट टर्म होगा।
ये हो सकता है 2026 तक ना सस्टेन करें, किसी और को लाना पड़े बीजेपी को। दैट विल बी अ डिजास्टर, बिकॉज अगर मिस्टर मोदी को, जैसा मोहन भागवत अभी बीच में कहते पाए गए कि 75 साल की उम्र के बाद दूसरे के लिए जगह करनी चाहिए, तो प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी हटेंगे अगर, और सरकार बीजेपी की रहती है कंटिन्यू, तो अमित शाह ही बनेंगे प्रधानमंत्री। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट एनीवन एल्स, एंड आई थिंक ही विल बी अ फार ग्रेटर इविल। क्या फर्क पड़ता है, मीडिया है ना उनको चमका के सबसे अच्छा, सबसे योग्य प्राइम मिनिस्टर बताने के लिए। I mean the delivery of the government. मिस्टर मोदी हैज बैलेंस्ड अ लॉट। इन्होंने बहुत बैलेंस किया। इनसे हिंदुत्ववादियों को बड़ी अपेक्षा थी कि ये प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके बाद देश में कत्लेआम होंगे, उसके बाद मुसलमानों को यहाँ से गायब कर दिया जाएगा। जो बेसिक 2013-14 को याद करना पड़ता है, किस चीज़ के ऊपर आए कि भाई, अभी भी उन लोगों को उम्मीद है कि योगी साहब आएंगे तब वो ये कर लेंगे। नहीं, योगी विल नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। योगी तो बीजेपी के मेंबर भी नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है। तो देखिए 75 के उम्र के हो गए नरेंद्र मोदी, 63 के आसपास अमित शाह और 53 के आसपास योगी। तो अमित शाह अगर मोदी हटते हैं या हटाए जाते हैं या खुदा न खास्ता कुछ, तो उसके बाद अमित शाह ही है नेक्स्ट नंबर 2 जी। और तो कोई है नहीं। और अमित शाह अगर 63 के आसपास हैं तो इन्हीं की कैलकुलेशन में तो फिर 12 साल बैठेंगे, वो ये सपना देखते हैं। तो योगी का कहाँ नंबर आएगा? ठीक है, योगी के ना है, लेकिन मुझे लगता है अगर मोदी साहब हटे भी तो बीजेपी का ही कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो खासकर मुझे अमित शाह साहब का लगता है कि वो आएंगे, क्योंकि इनका हटने का मतलब है जेल। फिर ये लोग, वो उसके लिए तैयारी नहीं है इनकी। ये दिख रहा है कि अमित शाह साहब ने कहा था कि हम 2 टर्म्स के लिए नहीं आए, हम 50 साल के लिए आए। तो 50 साल ना भी हो तो 40 साल तो सही, लेकिन जो जिस तरह के काम हुए हैं, अगर अभी हट गए तो जेल जाना पड़ेगा। जेल तो नहीं जाएंगे ये। आई थिंक जितना नहीं, जेल तो देखिए आज नहीं तो कल तो हटना ही है, और जेल जाए चाहे ना जाए, द मोर दे सस्टेन themselves in the government in the center, the early this country will become unstable. Are they bothered about the country? They aren't. और उनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए मनमोहन सिंह साहब शराफत से, कांग्रेस या और दूसरी सरकारें शराफत से मैंडेट मिला, हट गए। ये लोग इसी तरह से नहीं आए हैं कि ये मैंडेट से हटाए जा सकें। ये गलत फहमी है। नहीं, आई एम सेइंग दैट ना, मैं जो आप कह रही हैं इसी बात को मैं अपने तरह से ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये लोग रहते हैं सरकार पे, देश टूट जाएगा इन वन लाइन। कह देंगे मुसलमानों की वजह से टूट अरे गया। नहीं, तमिलनाडु में कौन सा मुसलमान है, महाराष्ट्र में कौन सा मुसलमान देश तोड़ रहा है? इन्हीं के लोग तोड़ेंगे। बंगाल में कौन मुसलमान तोड़ रहा है? ये डरावनी ये बात है। सस्टेन करेंगे ये डरावनी ये बात है। सस्टेन करेंगे, और ये सस्टेन करेंगे अगर, तो डरावनी बात नहीं है, ये हकीकत है। अगर ये हिंदू राष्ट्र का एजेंडा बना के चल सकते हैं और काउ बेल्ट में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो फिर बाकी बेल्ट्स में फिर ये होगा। और ये कोई नई बात नहीं है। आई मीन इट में साउंड लिटिल एब्रप्ट, इट में साउंड के भाई कोई बोलेगा आप तो देशद्रोही बात कर रहे हो। दैट्स नॉट देशद्रोही। अगर सरकार देशद्रोही काम करेगी तो कोर्ट कहेगा आपने सरकार को देशद्रोही कैसे कह दिया। कोई बात नहीं भाई, जो सच्चाई बोली जाती है, लोगों के समक्ष रखी जाती है, वहां पे पॉलिटिकल क्लास और जुडिशरी में एक प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल क्लास तो अपने लोगों को बेवकूफ बोलेगा नहीं, उन्हें तो वोट चाहिए, और इसी वजह से जुडिशरी वाले उनको भी प्यार से संभाल के रखते हैं कि भाई फालतू बातें मत किया करो। आपने बताया कुछ लोग जेल में कई सालों से सड़ रहे हैं, एक और जुड़ जाएगा, बट उससे सच्चाई थोड़ा ना बदल जाएगी। इकोनॉमिक्स इज द कॉज, द मदर ऑफ डिस्ट्रक्शन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन। तो हमारे देश की इकोनॉमी अगर और बर्बाद करनी है और ये लोग कंटिन्यू करते हैं, फॉरगेट अबाउट हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान तो इसलिए फैलाया जाता है इनके द्वारा ताकि लोग इकोनॉमी की तरफ ना देखें। इकोनॉमी इज नॉट ओनली अबाउट मनी, रोजगार, खाना पीना, स्टाइल ऑफ लिविंग, हर चीज देखिए। ईशान साहब,
आप भी गरीब नहीं हैं, हम भी गरीब नहीं हैं, और आपके भी दोस्त और हमारे भी दोस्त, मुझे आपका नहीं पता इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे दोस्त तो बहुत ऐसे हैं, हिंदू, अपर कास्ट, अपर क्लास, दिल्ली के लोग जिन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया है। अरे वो इतना कन्विंस्ड है कि इकॉनमी बहुत अच्छी है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये मैसेज उनको कहाँ से मिलता है। वो वेल्थ जनरेशन की बातें करते हैं तो और वो क्लास है जिसको सरकार की ज़िंदगी में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी बिजली, उनका पानी, उनके इलाज, उनके काम धाम, उनके बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ आराम से चल रहा है। वो उस क्लास के लोग हैं। उन्हें ज़िंदगी में किसी भी वजह से सरकार नहीं चाहिए, बल्कि सरकार कम से कम चाहिए, जो वो चाहे वो कर सकें। ऐसे लोगों को ये लगता है कि देश में बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल 2% है, वो पॉपुलेशन के 2% है। आपको ऐसे लोग टकराते हैं? मुझे तो बहुत टकराते हैं। और हम उनसे कहते हैं यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आप बातें करते रहो, ना वोट के लिए आपकी जरूरत है। भाई बम्बई, दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जो इतनी बड़ी जी जी कि भाई यही तो वो शहर है जहाँ 50% टर्नआउट होता है वोटिंग का, कोई आता ही नहीं वोट देने। हाँ भाई तो ये इस प्रकार के लोग जो इतनी सूफियानी बातें करते हैं, दे डोंट नीड द गवर्नमेंट एंड दे थिंक ओ एवरीथिंग इज फाइन। कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, उनसे पूछेगा अरे राहुल गांधी इज फाइन। उनको नहीं अपने वो बिजनेस वेस्टेड वो इंटरेस्ट मोदी है। भक्त है और राहुल गांधी से उन्हें नफरत है। कल सुबह बदल जाएंगे अगर सरकार बदली तो। हमने ऐसा होते हुए देखा है, इसीलिए मैंने मीडिया की बात करी। मीडिया ड्राइव्स दिस। यही मीडिया कांग्रेस भक्त थी, यही अमन चोपड़ा जैसे लोगों को कांग्रेस का प्रवक्ता बोला जाता पर था। तब हम कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। सो दिस इज हाउ इट बदला है। फ्लोज। और ये जितने अमीर लोग हैं या वेल टू डू लोग हैं जो आज मोदी भक्ति करनी पड़ रही है जिनको, सिर्फ इसलिए कि भाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो कल को सरकार बदलते ही उनके हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा बिना नाम दिए। छत्तीसगढ़ में एक आरएसएस माउथपीस है, न्यूज़पेपर, उसका टीवी चैनल भी है। उसमें भी मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में उस चैनल पे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने कम से कम 200-250 डिबेट्स किए हैं। जब तक वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बघेल साहब की, ऐसा लगता ही नहीं था कि एंकर आरएसएस का माउथपीस पे एंकरिंग कर रहा है। जैसी सरकार बदली, सो ये बदलाव देखने को मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। याद रखिए, भैंस वही होती है, लाठी बदलती है, ये लाठी पकड़ने वाला बदलता है।